नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए क्या हमारा पहला सवाल। सभी को गुड इवनिंग। अभी सबके कमेंट लूँगा मैं, उससे पहले हम प्रश्न शुरू कर देते हैं। सिक्कों वाले सवालों के लिए कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था और उस कॉन्सेप्ट पे आज हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। आज हम कुछ और ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो आपको ऐसे सोचना है। आप अगर कर पाते हो तो आपको ऐसे सोचना है मैं एग्ज़ाम में बैठा हूँ और कर पा रहा हूँ, और नहीं कर पा रहे हो तो आपको देखना है कि आपकी कहाँ गलती हो रही है, जिसे पकड़ के आप एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कर पाओ, है ना। एक थैली में 1 रुपये तथा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात, ये जो आपको अनुपात दे रखा है सिक्कों की संख्या का अनुपात देगा। ठीक है, बिल्कुल सर, सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है इसने। सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है? 5:9 है। यदि थैली में कुल धनराशि 76 रुपये है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? सबसे बेसिक और सिंपल सवाल है सिक्कों वाले सवाल में ये। तो कैसे करना है ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ लिखे पहले 1 रुपये और 50 पैसे। ये 1 रुपया लिख दिया सर, और ये 50 पैसे। ये 1 रुपया लिख दिया और ये 50 पैसे लिख दिया। कल मैंने क्या सिखाया था, और जो कल बच्चा नहीं था क्लास में कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा सा समझ लो। ये जो आपने सबसे ऊपर लिखा है ना, ये सिक्के की शकल है। शकल मतलब उसका प्रारूप है, उसका रूप है, सिक्का कैसा दिखता है वो आपने सबसे ऊपर लिखा है कि 1 रुपये का सिक्का है और 50 पैसे का सिक्का है। अब कुछ बच्चे थोड़ी सी समझदारी लगा के इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 50 पैसे जो होते हैं 1/2 रुपया होता है, आधा रुपया होता है। तो ये बात भी आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि सर अगर 50 पैसा लिखा होगा तो उसे 1/2, है ना। 25 पैसा लिखा होगा तो उसे आवश्यकता के अनुसार 1/4, और 20 पैसा लिखा होगा तो उसे आवश्यकता के अनुसार 1/5, और 10 पैसा लिखा होगा तो उसे आवश्यकता के अनुसार 1/10। ये पैसे होते थे पहले, कुछ अभी भी होते हैं इनमें से, इसलिए जनरली आपको ये पैसे देखने को मिल जाएंगे। सवाल में ये पैसे देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए अब 1 रुपये का सिक्का है और 50 पैसे का सिक्का है। ये क्या है? सिक्के का प्रारूप है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि इनकी संख्या। सेकंड नंबर पे आप हमेशा संख्या लिखोगे, जो भी संख्या का अनुपात होगा आप हमेशा यहाँ लिखोगे, फिक्स पैटर्न है, याद रखना। और तीसरे नंबर पे आप लिखोगे सिक्कों का मूल्य। क्या लिखोगे? मूल्य। ये संख्या और मूल्य क्या है इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में सिखाया था। एक बार छोटा सा उदाहरण और दे देता हूँ, ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास सिक्के का रूप है 2 रुपये। 2 रुपये के सिक्के हैं आपके पास, और आपके पास 20 सिक्के हैं, तो आपके पास रुपये कितने हुए? 40। ये जो 2 रुपये के सिक्के हैं ये सिक्के का रूप है कि सिक्का कैसा है। ये जो 20 लिखा है मैंने, यहाँ सिक्कों की संख्या लिखी है मैंने, ठीक है ना। और ये क्या है? ये इस सिक्के का मूल्य है, ठीक है ना। इससे कितने रुपए बने? मूल्य मतलब इन सिक्कों से 2 रुपये के 20 सिक्के लेने से कितने रुपए बने, इसको हम कहेंगे मूल्य का अनुपात। इसको हम क्या कहेंगे? मूल्य का अनुपात। सवाल आपको इस पर भी मिलेगा और सवाल आपको इस पर भी मिलेगा, इसलिए ये बात आपके दिमाग में पहले से फिट होनी चाहिए। ठीक है। अब दूसरी बात, जो बच्चा कल की क्लास में नहीं था, जो भी बच्चा कल की क्लास में था उसके लिए एक बात बताऊंगा, जो कल की क्लास में नहीं था उसके लिए भी एक बात बताऊंगा, ध्यान से सुनना। मैंने एक बात कही थी कल, देखो आपके पास 20 सिक्के हैं, ये सिक्कों की संख्या है, तो आप 2 को इससे गुणा करोगे तो 40 रुपये आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल सर, 40 रुपये आएंगे, ठीक है ना। और मैं आपको कहता था 40 रुपये हैं आपके पास, मैं कहता था आपके पास 40 रुपये है, तो आप इस 40 रुपये में क्या करते? 2 का भाग देते तो सिक्कों की संख्या आती। क्या आती? सिक्कों की संख्या। जो मैंने बोला इसको वापस सुन लो एक बार, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बार बार काम में लेंगे। कैसे काम में लेंगे बताऊंगा। मैंने कहा ये सिक्का है 2 रुपये का, मैंने अगर आपको संख्या दे रखी है कि 20 सिक्के हैं, तो आप क्या करोगे? गुणा करोगे और आपने 40 निकाल दिया। आपको मैंने अगर संख्या दी, क्या दी? सिक्कों की संख्या दी, और मूल्य निकालने के लिए कहा, तो आपने क्या किया? आपने गुणा किया सर। इस प्रोसीजर में आपने क्या किया? गुणा किया। क्यों गुणा किया आपको नज़र आ गया होगा कि सर 2 रुपये का सिक्का है और 20 सिक्के हैं। क्या कहा? 2 रुपये का सिक्का है और 20 सिक्के हैं, गुणा किया तो 40 रुपये आ गए। लेकिन सर यहीं पर आप मुझे ये दे देते कि भाई सिक्का तो 2 रुपये का है और इससे 40 रुपये बन रहे हैं, टोटल रुपये कितने बन रहे हैं? 40 रुपये। तो हम संख्या कैसे निकालेंगे? संख्या निकालने के लिए भाग देंगे। 40 रुपये हैं, इसमें आप क्या करोगे? 2 रुपये का भाग दोगे तो 20 सिक्के निकलेंगे। बस यही पूरा कॉन्सेप्ट है, यही पूरा कॉन्सेप्ट है जो कल मैंने विस्तार से समझाया था, आज मैंने थोड़ा शॉर्ट में आपको वापस समझा दिया है। ठीक है, चलिए अब हमारे सवाल में इसको अप्लाई करते हैं, फिर सबके कमेंट लेंगे। ये लीजिए 1 रुपया लिखा है यहाँ पर, बिल्कुल सर 1 रुपया लिखा है। ये 50 पैसा लिखा है। संख्या का अनुपात कितना है? 5:9। तो मान लो कि ये 5 सिक्के हैं, मान लो ये 9 सिक्के हैं, ठीक है सर।
अब देखो सर ये 5 सिक्के होंगे, अब आपको मूल्य पे आना है, तो मूल्य पे आने के लिए क्या करोगे, गुणा करेंगे सर। अभी हमने सीखा था अगर हमें यहाँ से यहाँ, हम हमेशा फिक्स करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, कभी भी ये सवाल गलत नहीं करने के लिए हमेशा यही पैटर्न फॉलो करेंगे। यहाँ सिक्के का रूप लिख दिया, यहाँ सिक्के की संख्या लिख दी और यहाँ सिक्के का मूल्य लिख दिया, पहले से फिक्स कर दिया। अब हमें मूल्य पे आना तो क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। 1 रुपये का सिक्का है और 5 सिक्के, माना 5 सिक्के हैं तो 5 रुपये बन जाएंगे। कितने रुपये बन जाएंगे, 5। ठीक है सर। 50 पैसे के सिक्के हैं और 9 सिक्के हैं, तो आप गुणा करो, 50 को 9 से कर दो, चाहे आप इसको कर दो 9 को 1/2 से कर दो, एक ही बात है। तो 4.5 रुपये बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 4.5 रुपये। इसको आप 4.5 भी लिख सकते थे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे तो कुल रुपए कितने आ जाएंगे सर, कुल रुपए आ जाएंगे 9.5 रुपये। या फिर आप कह सकते हो 9 से ही 1/2, ठीक है ना, 9 से ही 1/2 वैसे भी कर सकते हो, उसका भी एक फ़ायदा है, क्या बाद में बताऊँगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई सर। हमारे पास अगर ऐसे सिक्के हैं, पहली बात, ये इनकी संख्या है, दूसरी बात, तो ये इनका मूल्य होगा, तीसरी बात। कुल रुपए कितने होंगे, 9.5। हमारे सवाल में कुल रुपए कितने हैं सर, हमारे सवाल में कुल रुपए कितने हैं, 76 है। हमारे सवाल में कुल रुपए कितने हैं, 76। तो मैंने 76 को ऊपर लिख दिया। कुल रुपए हमारे पास कितने हैं, हमारे पास तो सर 9.5 है, तो हमने 9.5 का भाग दे दिया। अब जिस बच्चे को पढ़ा याद है, 19 चौक 76, ठीक है, और 19.95 है ना, और ऊपर लग गया 0, पॉइंट हटाया आपने, ऊपर एक 0 लग गया, बिल्कुल लग गया। 19 चौक 76, 19.95 काटा तो कितनी बार कटा, 8 बार कटा। अब इस 8 का क्या मतलब आया, ध्यान से समझो। अब आपको सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, चाहे आपको यहाँ पर कुछ भी ज्ञात करना है, चाहे आपको ये ज्ञात करना है कि ये कितने सिक्के हैं, ये कितने सिक्के हैं, ये कितने रुपए होंगे, ये कितने रुपए होंगे, कुछ भी आपको ज्ञात करना है, तो वो आप कैसे करोगे, वो आप इस 8 से गुणा करके करोगे। कैसे करोगे, इस 8 से गुणा करके करोगे। फिलहाल क्या पूछा है, फिलहाल पूछा है कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। अब मुझे बताओ ध्यान से, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं सर, 50 पैसे के सिक्के हमें 9 नज़र आ रहे हैं, लेकिन वास्तविक मान कैसे आएगा, इस 8 से गुणा होके आएगा। वास्तविक मान कैसे आएगा, इस 8 से गुणा होके। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे, 9 × 8 72। कितने हो जाएंगे, 72। अगर आपसे 50 पैसे के सिक्के पूछे हैं तो 72 सिक्के होंगे। अगर आपसे 1 रुपये के सिक्के पूछता तो आप क्या करते, आप 5 को 8 से गुणा करते सर। तो 5 × 8 कितना होता है, 5 आटा 40, 5 आटा कितना हो जाता है, 40। तो 40 होते 1 रुपये के सिक्के। अगर आपसे 1 रुपये के सिक्के पूछता तो उत्तर 40 होता। 50 पैसे के पूछा है तो कितने हैं, 72 है। ये पूरा कॉन्सेप्ट है जो रोज़ काम आएगा, यही बेस है, सब कुछ इसी से चलेगा। तो बताओ हर बच्चे को ये बात, ये छोटा सा सवाल समझ में आ गया क्या। कल की क्लास थोड़ी सी पढ़ी हुई होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने कल का भी बेसिक बताने की कोशिश की है। अनीश जी, सरजीत जी, बहुत अच्छे, आपने राइट आंसर दिया है। गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को। एक बात बता दूं, हमेशा से बताते रहते हैं, वैसे कोई बच्चा अगर मोबाइल नंबर डालता है या अपनी आईडी डालता है तो उसको ब्लॉक कर देंगे कम से कम 7 दिन के लिए, है ना। तो ऐसा नहीं कीजिएगा, कमेंट में कोई भी ये नहीं डालेगा। अच्छा, दूसरे बच्चों के कमेंट से कोई बच्चा अगर परेशान होता है तो आप जब चैट में जाते हो तो वहाँ सेल्फ चैट का ऑप्शन भी है, तो आप सेल्फ चैट कर लो, तो आपको सिर्फ आपने जो मैसेज भेजा वही दिखेगा, ठीक है। सागर कुमार जी, आपको ये बताया, ये 1 रुपये का सिक्का, ये 50 पैसे का सिक्का, ये संख्या है 5 और ये 9। 1 रुपये के 5 सिक्के होते तो गुणा कर लो, मैंने कहा यहाँ से यहाँ आने के लिए गुणा करना है, तो ये 5 सिक्के हो गए। 50 पैसे के 9 सिक्के हैं तो गुणा करोगे तो कितने हो गए, 4.5 रुपये होंगे। कुल रुपए कितने हैं, 9.5 हो गए। ये 5 और 4.5, 9.5 रुपये होंगे। ये 9.5 रुपये आपके हिसाब से हैं, आपकी कहानी के हिसाब से हैं। वास्तव में कितने रुपए हैं, 76। इसके बट्टा में 9.5 रख दो भाई। वास्तव में कितना लिखा है, 76 लिखा है, इसके बट्टा में आप 9.5 लिख दो। लिख दिया सर, ये 8 आ गया। अब जो भी चीज़ यहाँ ज्ञात करनी है उसको आप 8 से गुणा करोगे तो आ जाएगा। ये ज्ञात करनी है 8 से गुणा करो 40, ये ज्ञात करना है 8 से गुणा करो, कितना आ जाएगा, 72। ये कहानी थी, ठीक है। हाँ, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। जिस बच्चे को भी ये सवाल समझ में नहीं आया, अगला सवाल मैं सेम टू सेम ला रहा हूँ, सेम टू सेम अगला सवाल है। इसमें नहीं आया तो अगले में समझोगे, ठीक है। चलो सर अगले में समझ लेते हैं। लो, अगर इसमें 1% भी डाउट है तो आप अगले में समझो। अब यहाँ से बात को पकड़ो भाई, हर बच्चा बात को पकड़ो। मैंने क्या क्या कहा बताओ। क्या सर, एक थैले में 2:3:5 के अनुपात में, इस अनुपात में मतलब ये संख्या का अनुपात है, 50, 20 और 10 रुपये के नोट है। इस बार नोट है आपके पास, ठीक है ना, सिक्के नहीं है, तो सीधा 50 लिखेंगे, 20 लिखेंगे और 10 लिखेंगे। तो पहले मैंने क्या कहा, सबसे ऊपर क्या लिखोगे, सबसे ऊपर रूप लिखेंगे सर। रूप मतलब फेस वैल्यू क्या है हमारे सिक्के की, हमारे सिक्के की फेस वैल्यू क्या है, मतलब उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। और सिक्का नहीं आज नोट है तो नोट का सवाल हो जाएगा, है ना। सिक्का नहीं आज नोट है तो नोट का सवाल कर लो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंपल बात है।
देखो सर 50 रुपये का नोट है, मैंने यहाँ 50 रुपये लिख दिए, कोई दिक्कत? पहली बात क्लियर? क्लियर। दूसरी बात 20 रुपये का है तो मैंने यहाँ 20 रुपये लिख दिए, ठीक है सर। तीसरी बात 10 रुपये का है तो मैंने यहाँ 10 रुपये लिख दिए। अब इस सवाल पे ध्यान दो, अगर आपको ये सवाल समझ में आ रहा है तो आप सोच लेना परीक्षा में भी आप ऐसा सवाल कर पाओगे, है ना। चलिए, क्योंकि देखो एक से ज़्यादा शिफ्ट में सवाल होंगे ना, कहीं सिक्कों पर होगा, कहीं नोट पे सवाल होगा। ये नोट है इसलिए मैंने बदला नहीं है। अब यूँ नहीं सर 50 को आधा लिख दो, 50 को आधा नहीं लिखा है मैंने, ये नोट दे रखे हैं, ठीक है, बिल्कुल सर। अब इनकी संख्या का अनुपात वो दूसरे नंबर पर लिखेंगे हमेशा, चाहे सवाल कुछ भी कहे, हमारा पैटर्न फिक्स है, हम दूसरे नंबर पर संख्या का अनुपात लिखेंगे। वो कितना है बताओ जरा? 2 है सर, 3 है और 5 है। अब मैंने क्या कहा, इनका मूल्य ज्ञात करने के लिए गुणा करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे सर। पहले आप कॉमन सेंस से भी समझ लो, आपके पास अगर 50 रुपये के 2 नोट होते तो आप 50 को क्या करते? 2 से गुणा करते। तो 50 को 2 से गुणा करते तो आपके पास मूल्य कितना हो जाता है इसका? 100 रुपये मूल्य हो जाता। यहाँ कितना हो जाता? 60 रुपये हो जाता। और यहाँ कितना हो जाता? 50 रुपये हो जाता। कुल धन आपको कितना नज़र आ रहा है? 100, 60 और 50 को जोड़ो तो 210 रुपये नज़र आ रहा है। सर मुझे तो 210 नज़र आ रहा है, सवाल कह रहा है 210 नहीं है, तो हम वही तो एक ही नियम लगा रहे हैं। ये मैंने एक ही नियम लगाना सिखाया है और मैंने आपको कहा है जो भी बच्चा आता है क्लास में, वो बेसिक मैथ्स की क्लास है, वो धीरे धीरे पढ़ के आए, उसमें से एक नियम जो निकाल के पढ़ लो एक बार अच्छे से, है ना। यहाँ पर भी समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। आपके पास वास्तव में रुपए कितने हैं उसको ऊपर लिखोगे, जो भी वास्तव में रुपए हैं उसको ऊपर लिखोगे, ठीक है, बिल्कुल सर। और जो आपके अनुपात के रूप में रुपए हैं उनको आप नीचे लिख दोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। हाँ सर, तो देखो सर वास्तव में रुपए उनको ऊपर लिखा 4200, वास्तव में 4200 रुपए है, ठीक है। अनुपात के रूप में कितने रुपए हैं सर? 210 रुपए हैं, ठीक है। आपने 0 से 0 काट दिया, 21 दूना 42, 20 आ गया। क्या आ गया आपके पास? 20। अब आपको पता है कि आपका उत्तर लाने के लिए आपको 20 से गुणा करना पड़ेगा। आपको अगर ये निकालना है तो 20 से गुणा करो 40 आ जाएगा। आपको अगर ये निकालना है तो 20 से गुणा करो 60 आ जाएगा। अगर आपको ये निकालना है तो 20 से गुणा करो 100 आ जाएगा। आपसे क्या कहा? 20 रुपये के नोट कितने हैं? 20 रुपये के नोट कितने नज़र आ रहे हैं सर? 3 नज़र आ रहे हैं। और ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इससे गुणा करना पड़ेगा। तो 3 को आप 20 से गुणा करोगे तो आपका उत्तर आ गया 60। अब जिन बच्चों ने यहाँ 60 उत्तर दे दिया है और जिन बच्चों ने इस बात को नहीं दिया है लेकिन समझ लिया है, वो एग्जाम में भी ये सवाल कर पाएंगे, क्योंकि हम तो परीक्षा का प्रश्न ही कर रहे हैं। और आप देख लो, ज़्यादा गणना वणना नहीं है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और जहाँ गणना होती है तो हम गणना से आपको भिड़ना ही सिखाएंगे, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। आई होप हर बच्चे को ये सवाल समझ में आ गया है। अब भी अगर कोई बच्चा कहता है कि मुझे समझ में नहीं आया तो एक बार लिख के भेजो मैसेज। आ गया तो लिख के भेजो, आ गया सर, नहीं आया तो लिख के भेज दो, नहीं आया सर, है ना। नीरज जी, दिलकुश सैनी जी, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छे आप लोगों ने सही उत्तर दिया है। अगर आप इस सवाल का यहाँ सही उत्तर दे रहे तो आप एग्जाम में भी कर पाएंगे, है ना। समझ में आ गया? वेरी गुड सागर जी। सागर जी ने पहले कहा था नहीं आया, अब कह रहे समझ में आ गया, तो अपनी मेहनत सफल हो गई। बहुत अच्छे। सर ऐसे ही समझाएं, बिल्कुल ऐसे ही समझाते हैं हम तो, हर टॉपिक ऐसे ही समझाएंगे। अनिल जी कह रहे हैं रिपीट, तो हम 4200 कहाँ से आए? 4200 सवाल ने दिया है कि कुल रुपए 4200 है। देखो सवाल क्या कह रहा है? कुल रुपए 4200 है, हम कह रहे हैं कुल रुपए 210 है। ये तो हमारा हिसाब है, ये तो हमारा हिसाब है, हमारा हिसाब हमने यहाँ लिखा है। इसको बोलते हैं अनुपात की कहानी। ये तो हमारे अनुपात की कहानी है जिसमें 210 रुपये टोटल है। इन तीनों को जोड़ दिया टोटल रुपये निकालने के लिए। मैंने क्या किया? इन तीनों को जोड़ दिया जिससे मैं टोटल रुपये निकाल सकूँ। समझ गए? हाँ सर समझ गए, ठीक है। मोहम्मद शाह जी बहुत अच्छा आपको समझ में आ गया। सौरभ जी बहुत अच्छे, गुड आफ्टरनून। ऋतिक गुप्ता जी कह रहे समझ में आ गया, बहुत अच्छे। जीतू यादव जी कह रहे समझ में आ गया, बहुत अच्छे। चलिए अब ऐसा का ऐसा एक सवाल और लेता हूँ। एक दो बच्चों ने कहा रिपीट, तो मैं सेम सवाल और ले लेता हूँ। एक सवाल और करेंगे, आपके प्रैक्टिस हो जाएगी, और जिनको नहीं समझ में आया है वो अब समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेम सवाल ले रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। चलो एक सवाल ऐसा ही और लिया जाए। इस बार पैसे पे सवाल है, ध्यान रखना। अगर पैसे लिखो तो या तो पॉइंटों में लिखना या चेंज करके लिख देना, ठीक है ना, जैसी आपकी इच्छा हो। चलो मैं पॉइंटों में लिख रहा हूँ क्योंकि पॉइंट सबके लिए सहज है। जैसा मैंने समझाया आपके दिमाग में फिट रहे हमेशा। यहाँ मैं रूप लिखूंगा सिक्के का, यहाँ मैं सिक्के की संख्या लिखूंगा, और मैं यहाँ सिक्के का मूल्य लिखूंगा। मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊँगा ऐसा मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ आपको। ये 50 पैसे के सिक्के हैं तो मैंने 0.50 लिख दिया बिल्कुल। 25 पैसे के सिक्के हैं तो 0.25 लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया सर। और 10 पैसे के सिक्के हैं तो उसे 0.10 लिख दिया, है ना, क्योंकि 1 रुपये के अंदर 100 पैसे होते हैं। 1 रुपये के अंदर क्या होता है? 100 पैसे होते हैं, इसलिए ऐसा काम हमने किया है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। अब दूसरी बात ध्यान से सुनना।
क्या लिखा है भाई, इनकी संख्या का अनुपात क्या है, इनकी देखो कि सिक्के इस अनुपात में हैं, तो सवाल खुद कह रहा है संख्या के रूप में है, ये कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। राधे राधे मानसी दुबे जी। चलिए अब यहाँ क्या लिखा हमारे पास, यहाँ 5 लिखा हमारे पास, बिल्कुल ठीक है, यहाँ 9 लिखा हमारे पास और यहाँ 4 लिखा हमारे पास, बिल्कुल ठीक है। अब मैंने क्या सिखाया आपको, मैंने ये सिखाया यहाँ से यहाँ जाने के लिए गुणा करोगे, सब बेसिक भी सिखा दिया, ये भी सिखा दिया कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करोगे, गुणा करोगे, ठीक है सर। इसको इससे गुणा करो, कितना आ गया सर, 2.5 आ गया, 2.5 रुपये हो गए, ठीक है सर। इसको इससे गुणा करो, देखो 25 पैसे 25 पैसे 25 पैसे 25 पैसे 4 बार होंगे तो 1 रुपया हो जाएगा, फिर 4 बार होंगे तो 2 रुपया हो जाएगा, तो ये हो गए 2 रुपये 25 पैसे। अब ये 2 रुपये 25 पैसे हैं, इसलिए इनको भी 2 रुपये 50 पैसे लिख देता हूँ। किसी को अगर ये नहीं समझ में आया तो गुणा कर लो, 25 नम 225 होता है, 2 के बाद पॉइंट लगा लो, ठीक है सर। अब ये तो 4 ही सिक्के हैं सर 10 पैसे के, तो यहाँ से तो 40 पैसे ही बने, कितने पैसे बने, 40 पैसे, ठीक है। अब टोटल पहले जोड़े अपने पास कितना धन है, हमारे अनुपात की भाषा में हमारे पास कितना धन है ये देखते हैं, ठीक है। क्योंकि टोटल जो है इस अनुपात में, एक थैले में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के इस अनुपात में है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। ये तो सवाल बिगड़ गया भाई। अब देखो इस सवाल के अंदर बात समझो ध्यान से, अब मेरी बात सुनो, आपके लिए बहुत ही जानकारी वाली बात है, कॉन्सेप्ट तो यहाँ तक हर बच्चे को समझ में आ गया होगा, है ना। एक थैले में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के इसके अनुपात में है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। आप कहोगे सर ज्ञात नहीं कर सकते, अब हुआ क्या है मैं बता देता हूँ, लेकिन इसका उत्तर है कि ज्ञात नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये कहानी है। अब हमें बताना था 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब ध्यान से देखना, अगर हमारे पास ये 900 ये उत्तर नहीं होता 940, अगर ये 940 उत्तर नहीं होता, ध्यान से सुनना, तब तो मैं कह देता ज्ञात कर लेंगे। कैसे, अब देखो यहाँ दूसरी कहानी है। पहली बात, ज्ञात क्यों नहीं कर सकते सर, अभी तो आपने खुद नहीं सिखाया हमारे को, एक सिंपल सी बात सिखाई हमने, ठीक है ना, कि देखो सर वास्तव में कितने रुपए अनुपात के रूप में कितने नीचे रखे होगे, तो यहाँ आएगा एक आंकड़ा, यही आंकड़ा इन सब के साथ चिपका हुआ है, इसके साथ भी चिपका हुआ है, इसके साथ भी चिपका हुआ है, इसके साथ चिपका हुआ है, इसके साथ चिपका हुआ है, इसके साथ चिपका हुआ है। इनमें से जो भी ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करनी है, तो रुपये ज्ञात करने हैं, तो सबको 20 से गुणा करोगे तो उत्तर आएगा, आएगा भाई, ठीक है सर। अब सर अब क्या सर, अब ज्ञात नहीं कर सकते, बस सिंपल सी बात है। ज्ञात नहीं कर सकते का कारण बता देता हूँ। पहली बात तो ध्यान से सुनना, इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर है कि आंकड़े अधूरे हैं। इसका उत्तर क्या है, आंकड़े अधूरे हैं। अब आप कहोगे सर अगर आंकड़े अधूरे हैं तो आपने तो लिखा ही नहीं आंकड़े अधूरे हैं ऑप्शन में, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे ऑपरेटर महोदय भूल गए होंगे कुछ लिखना। भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उन्होंने लिया होगा, प्रीवियस ईयर PYQS, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उन्होंने कहीं से लिया होगा, तो उन्होंने क्या होगा, कोई डाटा लिखना भूल गए होंगे, है ना। तो ये सवाल का ये उत्तर आ गया, पहली बात तो ये होगी। हाँ, कुल राशि दे नहीं रखी है ना, तो कैसे पता करेंगे, कर ही नहीं सकते, उत्तर नहीं निकल सकता इसका। आप 25 × 9 निकाल रहे हो तो गलत उत्तर है आपका, समझ रहे हैं आप। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आप ऐसे नहीं ज्ञात कर सकते। अब एक चीज़ और है, अगर थोड़ा बड़े लेवल का एग्जाम हो और बच्चे को फंसाना हो, तो एग्जामिनर वहाँ पर एक काम कर सकता था, चारों ऑप्शन दे दे, आंकड़े अधूरे लिखा नहीं है। देखो 25 पैसे के सिक्के हैं ना, वो इस तरह से होंगे, देखो 5:9:4, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी ना, वो 9 की गुणज होगी। क्यों होगी 9 की गुणज। अब 9 की गुणज क्यों होगी, ध्यान से सुन लेना, थोड़ा ऊपर की बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, इसमें फंसना मत, वैसे नहीं समझ में आए तो फंसना मत, उत्तर यहाँ खत्म हो गया है। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, 25 पैसे के सिक्के जो है वो 9 के गुणज होंगे। अब 9 के गुणज होंगे, अगर अब सिक्के पॉइंटों में नहीं होते हैं, सिक्के पूर्णांकों में होते हैं। किसी ने ऐसा बोला क्या कि मेरे पास 50 पैसे के 12.5 सिक्के हैं, मेरे पास 1 रुपये के 2.5 सिक्के हैं, ऐसा कोई बोल सकता है, नहीं, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से सुनना, अगर यही सवाल मिल जाता बाई चांस एग्जाम में, ऐसा ही मिल जाता, तो एग्जामिनर क्या करता, ध्यान से सुनना, एग्जामिनर क्या करता, 50 पैसे के सिक्के कह रहे हो, 25 पैसे के सिक्के, ये रे 25 पैसे के सिक्के जो है 9 के गुणज है, तो उत्तर 9 का गुणज होगा। उत्तर क्या होगा, उत्तर 9 का गुणज होगा, उत्तर 9 का गुणज होगा। ये बात आप हमेशा लगा सकते हो, ये गणना करने से पहले भी आप ये काम कर सकते थे कि उत्तर जो है वो 9 का गुणज है ना। अब देखो यहाँ पर अगर 9 का, ये तो 9 का गुणज है नहीं गया, ये तो 9 का गुणज है नहीं गया। अब यहाँ 9 के गुणज 2 आ गए। अब बाई चांस देखो, मैं ऑप्शन में करेक्शन कर रहा हूँ, अगर बाई चांस यही सवाल मुझे एग्जाम में ऐसे मिल जाता और यहाँ पर लिखा होता, ये देखो ध्यान से, अच्छा कुछ यहाँ लो सीधा ही करेक्शन कर देते ना, मान लो यहाँ लिखा होता 368,
यहाँ लिखा होता 368 लिखा होता, यहाँ पर क्या लिखा होता 368। ये लो, अब समझो मेरी बात को, 368 9 का गुणज है क्या? नहीं है सर, ध्यान से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। अगर यहाँ 368 लिखा होता तो आप कह देते 100% ये उत्तर सही है ना। तो इस सवाल में भी आपने उत्तर निकाला, इस सवाल में भी आपने उत्तर निकाला कि क्या कोई एग्जामिनर ऐसा सोच के भी सवाल बना सकता है क्या? देखो मैंने कहा सवाल गलत छप गया है, लेकिन ऐसा सोच के भी एक एग्जामिनर सवाल बना सकता है। कैसे बना सकता है? सिक्कों की संख्या पॉइंटों में नहीं होती, धन पॉइंटों में हो सकता है। आपके पास 12.5 रुपये हो सकते हैं, आपके पास 12.4 रुपये हो सकते हैं, मतलब 12 रुपये 40 पैसे। पर आपको ये कह सकता है कि आपके पास 5 रुपये के 13.5 सिक्के हैं, आपके पास 5 रुपये के 10.5 सिक्के हैं। नहीं, इसका मतलब 25 पैसे के सिक्के होंगे, वो 9 के गुणज होंगे। अगर यहाँ 9 का गुणज 1 ही होता, बाई चांस ये तीसरा ऑप्शन ये होता, तो ये भी 9 का गुणज नहीं है, तो 9 का गुणज 1 ही है, तो ये उत्तर आ जाता। तो आंकड़े अधूरे होने के बावजूद ऐसे सवाल में अगर 9 का गुणज 1 ही होता तो इसे आप ये उत्तर कह देते। अब ये बात किसी को थोड़ी लगे कि सर ये तो जंप कर रही है, तो छोड़ दो, क्योंकि सवाल पूरा छपा नहीं है, आपके लेवल के हिसाब से ये सवाल सही है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी। ये सवाल है, ये उत्तर है। अगर मैं ऑप्शन चेंज करके ये कर दूं तो ये उत्तर है। क्यों उत्तर है सर ये? क्योंकि उत्तर 9 का गुणज होगा और सिक्के पॉइंटों में होते नहीं है, इसलिए 9 का पूरा गुणज होगा। ये 9 का पूरा गुणज नहीं है, ये 9 का पूरा गुणज नहीं है, 9 का पूरा गुणज नहीं है, तो यही 9 का गुणज है, तो यही उत्तर है। समझ गए? बिल्कुल। अब हम बात कर रहे हैं, उसको ध्यान से समझना। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इस सवाल को गलत करेंगे। मैंने क्या कहा? इस सवाल को बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे, ठीक है ना। ये सवाल बिल्कुल सही है। इस सवाल में उत्तर क्या निकालना है वो देखिए, क्या क्या गेम है इसमें वो देखिए। पहली बात तो सावधान रहना पड़ेगा इस सवाल में। इस सवाल में आपको सावधान रहना पड़ेगा। हाँ, क्या सर सावधान क्यों रहना पड़ेगा? ध्यान से देखना, इस सवाल में आपको सावधान रहना पड़ेगा। सावधान क्यों रहना पड़ेगा? क्योंकि ये सवाल उल्टा है। इतनी देर आप जो भी सवाल करते आ रहे हो ना, उसका उल्टा सवाल है ये। अगर सवाल उल्टा है, परीक्षा का ही सवाल है, परीक्षा में आया हुआ सवाल है, फेमस सवाल है, लेकिन अगर ये सवाल उल्टा है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, आपके कान फ्यूज हो सकते हैं एग्जाम में। और बच्चा अगर कंफ्यूज होकर गलत आंकड़ा जब लिखता है, ध्यान से सुनना, बच्चा अगर कंफ्यूज होकर गलत आंकड़ा लिखता है, उसकी गणना बढ़ती जाती है, उत्तर तो आता नहीं है। ठीक है, हाँ निकाल के दिखाया मैंने सागर जी वहाँ पे। अब इस सवाल के ऊपर आ जाओ ध्यान से। मैंने क्या कहा, पहले इस बात को समझो। इस सवाल में क्या सावधानी बरतनी है? इस सवाल में ये सावधानी बरतनी है कि सवाल उल्टा है तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्या सर क्या उल्टा है? देखो, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ये आपका 1 रुपया हो गया, ये मैंने 50 पैसा लिख दिया और ये मैंने 25 पैसा लिख दिया। अभी थोड़ी देर पहले कहा था मैंने, 50 पैसे को 1/2 लिख सकते हो, 25 पैसे को 1/4 लिख सकते हो। यहाँ मैंने रूप लिखा है सर, लिखा है बिल्कुल। यहाँ मैंने संख्या लिखा है सर, लिखा है बिल्कुल। और यहाँ मैंने लिखा है मूल्य। क्या लिखा है मैंने? मूल्य लिखा है। समझ गए? बिल्कुल समझ गए सर। इस बार हमें सिक्कों की संख्या का अनुपात नहीं दिया है। इस सवाल की विशेष बात क्या थी? सिक्कों के मूल्यों का अनुपात दिया है। किसका अनुपात दिया है? सिक्कों के मूल्यों का अनुपात दिया है। सिक्कों के मूल्यों का अनुपात दिया है, संख्या का नहीं। सिक्कों के मूल्य का अनुपात दिया है। बिल्कुल सर। तो देखो सर, मूल्यों का अनुपात दिया है ना, तो मूल्यों के अनुपात में लिखोगे, संख्या के अनुपात में नहीं लिखोगे। कमेंट ही नहीं आ रहे बच्चों के, गायब हो गए क्या? भाग गए क्या कुछ? पहले का चेक करता हूँ कितने लाइव है। लाइव तो बहुत है, कमेंट नहीं आ रहे। चलो कोई बात नहीं। देखो, संख्या का अनुपात हम यहाँ नहीं लिखेंगे, हमें दिया ही नहीं। हमें मूल्यों का अनुपात दिया, तो मूल्यों का अनुपात यहाँ लिखेंगे। तो मूल्यों का अनुपात लिख दिया 13, 11 और 7। 13, 11 और 7 लिख दिया। बिल्कुल लिख दिया। अब बात को पकड़ना ध्यान से। इस बार देखो, इतनी देर तो आप क्या कर रहे थे? आप यहाँ से यहाँ आ रहे थे तो आप गुणा कर रहे थे। इस बार आपको यहाँ से यहाँ आना, तो आपको भाग करना पड़ेगा। सर मुझे क्यों भाग करना पड़ेगा? इतनी देर तो मैं गुणा कर रहा था, अब मुझे भाग क्यों करना पड़ेगा? तो मुझे एक बात बताओ तुम, मैं तुमसे 2 छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूँ। तुम्हारे पास 5 रुपये के सिक्के हैं और सिक्कों की संख्या है 30। तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? तुम कहोगे सर 150 रुपये हैं। कैसे आए? गुणा करने से आया। मैंने कह दिया तुम्हारे पास 5 रुपये के सिक्के हैं। कितने? 5 रुपये के सिक्के। और जो धन या रुपए हैं तुम्हारे पास, क्या कहा मैंने? धन या रुपए जो तुम्हारे पास है वो कितने हैं? 150 है। तो इन सिक्कों की संख्या कितनी है अगर मैंने आपसे पूछ लिया, तो आप कहोगे सर दिखती सी बात है, मेरे पास 150 रुपये हैं और वो सब 5-5 रुपये के सिक्के हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? 5 या 15, लो कितने हैं सिक्के? सिक्के 30 है। समझे? तो यहाँ आपने क्या किया? यहाँ हमने भाग किया। सर बहुत छोटी सी बात है, आप खुद पे लेके सीख लो। 2 रुपये के 5 सिक्के हैं, धन कितना है? 10 रुपये।
₹2 के सिक्कों से 10 रुपये तुम्हारे पास आ गए। सिक्के कितने थे? 10/2 5। यही कारण है कि यहाँ भाग करोगे, बस ये बात ध्यान रखना है ना। तो मैंने डायरेक्ट सिखाया था, जब आप यहाँ से यहाँ होते हुए यहाँ जाओगे तो गुणा करोगे, लेकिन इस बार आपको भाग करना है। किसका? 13 में 1 का भाग 2 13, 11 में 1/2 का भाग 2 22, 7 में 1/2 का भाग 2 कितना हो गया? 28। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, ये बात तुम लोग यहीं पे मूल्यों का अनुपात दिया है, ये इसको यहीं पकड़ लेना, ये मूल्यों का अनुपात दिया है। लो अब इस बार हमें क्या दे रखा है सर? सिक्कों की संख्या दे रखी है। ₹1 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्के हैं। इस बार रुपए नहीं दे रखे हमें, इस बार क्या दे रखी है? संख्या दे रखी है। जब सवाल मूल्य का अनुपात देगा तो आपको संख्या देगा, सवाल संख्या का अनुपात देगा तो आपको मूल्य देगा। अब इस बार सवाल ने संख्या दी है तो हम देखते हैं हमारे हिसाब से संख्या कितनी है, ठीक है। अभी तो कुछ बताया नहीं है, अभी इतनी सी बात बताइए आपको कि क्यों गुणा करना है, क्यों भाग करना है। उसके आगे की कहानी तो आप बता रहा हूँ। थोड़ा टाइम पे आया करें, अगर आप क्लास में 0 लेवल से आएंगे, मतलब 0 टाइम पे आएंगे, मतलब क्लास शुरू होते आएंगे तो बातें समझ में आएगी। अब तो ये लास्ट सवाल है, सिक्कों वाली टाइप खत्म हो जाएगी, है ना। जो बीच में आया अगले सवाल में इंटरटेन करूँगा मैं उसको। फिलहाल देखो आपके पास संख्या कितनी नज़र आ रही है? सर ये रही संख्या, ये संख्या है। अब गणित में यही तो सीखना होता है, यूँ थोड़ी एक सवाल मैंने रटा हुआ है वही मेरे एग्जाम में आना चाहिए, ऐसा तो आप बाउंड नहीं कर सकते एग्जामिनर को। संख्या कितनी दिख रही है? 28 और 28, 29, 30, 40, 50, 60, 63। आपके पास जो संख्या नज़र आ रही है वो 63 नज़र आ रही है। टोटल वास्तव में संख्या कितनी है? ध्यान से देखो, वास्तव में संख्या है सर 378, और ये किसके बराबर है? ये 63 के बराबर है। तो काटो भाई, ठीक है। पहली बात तो 3 से कट रहा है क्या? हाँ 3 से कट रहा है। कम पार्ट आता तो 3 से काट लो, ज़्यादा आता तो 21 से काट लो, वो आपकी इच्छा है कि मैं तो 3 से ही काटूंगा सर। लो 3 एकम 3, बिल्कुल सर। 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 दूनी 3 1। अब 21 का इतनी बार तो पता है कितनी बार जा रहा है? ये 21 का कितनी बार जा रहा है? 6 बार। कितनी बार जा रहा है? 6 बार। इसका मतलब ये 6 आ गया हमारे पास। इसको आप a कह दो या x कह दो, कुछ भी। इनमें से जो भी चीज़ ज्ञात करनी है उसको 6 से गुणा करेंगे। सवाल कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 50 पैसे के सिक्के कितने नज़र आ रहे हैं? 22 नज़र आ रहे हैं। तो 22 को 6 से गुणा करूँगा तो 132 उत्तर आएगा। ये लो आपका आंसर। बात सुन लेना मेरी ध्यान से, ठीक है। चलिए पहली बात। दूसरी बात ध्यान से सुन लो। अब इस सवाल में एक बात ये थी, ये बात सब बच्चों को क्लियर है कि नहीं है? बहुत सिंपल तरीका बताया है, जो इतनी देर से बताता आया हूँ वही सिखाया है। क्यों शुरू से बता रहा हूँ? गुणा करना है, भाग करना है, गुणा करना है, भाग करना है, इसीलिए बता रहा हूँ। तो किसी को तो वो सवाल मिलेगा, किसी को ये सवाल मिलेगा। अब यूँ नहीं, इस सवाल को उस तरीके से करने की कोशिश करो गलत हो जाए। फ़र्क बता दिया क्या है? संख्या का अनुपात, मूल्य का अनुपात, बस इतनी सी बात है। अब इस सवाल को ऑप्शन से किया जा सकता था, जरूरी नहीं है कि ऐसा हर सवाल ऑप्शन से किया जा सके, लेकिन ये सवाल ऑप्शन से कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? ऑप्शन से करते तो हमारी क्या करती? गणना और कम हो जाती हैं, और कम हो जाती। कैसे? देखो ध्यान से, आपकी संख्या का अनुपात क्या आ गया? ये आ गया। आप यहाँ से यहाँ आगे की गणना नहीं करनी पड़ती। क्यों? आपके 50 पैसे के सिक्के कितने नज़र आ रहे हैं? 22 के गुणज। 50 पैसे के सिक्के किसके गुणज नज़र आ रहे हैं? 22 के गुणज। 50 पैसे के सिक्के जो है 22 के गुणज है। क्या है? 22 के गुणज। अगर ऑप्शन में 22 का गुणज एक ही है, अगर ऑप्शन में 22 का गुणज एक ही है, 63 कैसे आया? इन तीनों को जोड़ा मैंने, इन तीनों को जोड़ा। ये जो संख्या हमारे अनुपात के रूप में है, अनुपात के रूप में संख्या कितनी है ये देखने के लिए इन तीनों को जोड़ा मैंने। इसको, इसको और इसको जोड़ा। क्यों? आज संख्या दे रखी थी इसलिए बटा में हम भी संख्या लिखेंगे। 378 सिक्कों की संख्या है इसलिए बटा में हमें संख्या लिखनी है, इसलिए इस बार इनको नहीं जोड़ के इनको जोड़ा है। समझ गए? ये काम था। 22 का गुणज। सर देखो ये तो 22 छंग 132 होता है, 22 का गुणज है, तो 22 कम कर लो। तो 22 कम करने पर तो आएगा नहीं है, 22 का गुणज नहीं है। 22 का अगला गुणज 132 के बाद 22 में 154 आता है। 22 के पहाड़े में 132 के बाद 154 आता है, तो ये दोनों तो 22 के पहाड़े में आते नहीं हैं। तो यहाँ क्या था? यहाँ से आप इस पर्टिकुलर सवाल का उत्तर निकाल सकते थे कि इसका उत्तर 22 का गुणज होगा, और 22 का गुणज एक ही है। ऑप्शन में 22 का गुणज एक ही था, 132, तो आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। आप इसका उत्तर, इसी को उत्तर कह सकते थे। लेकिन किसी भी बच्चे को अगर ऑप्शन वाला मेथड नहीं समझ में आया है, अक्षय द्विवेदी जी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ऋतिक गुप्ता जी बहुत अच्छे 132 उत्तर दिया आपने, तो वो क्या करेगा? तो वो बेसिक फॉलो करेगा जो मैंने सिखाया है। क्या सावधान रहना है? ये सवाल उल्टा है। इतनी देर जो सवाल करके आए, 3 सवाल किए, उससे उल्टा सवाल है। ये सवाल आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलो ये टाइप ख़त्म, नई टाइप शुरू, और नई टाइप के साथ नई कहानी शुरू। अब जो बच्चे आज ही आए हैं
वो यहाँ से इंटरटेन करना शुरू करें, कुछ लेट पधारे हैं वो भी यहाँ से इंटरटेन करना शुरू करें, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहले पढ़ चुके हैं उनको यहाँ बहुत मज़ा आने वाला है। देखो ज़रा ध्यान से कहानी क्या है। इस सवाल को आप क्रॉस मल्टीपल मेथड से भी कर सकते हो, एसएससी सीजीएल वाला बच्चा। फिलहाल सिखा रहा हूँ बेसिक मेथड, और अब जो बेसिक लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, जितने भी कांस्टेबल लेवल के, एलडीसी लेवल के, उनको यहाँ पर यही मेथड सीखना है, यही काम में लेना है। ठीक है, चलिए। एक अधिकारी और एक क्लर्क का मासिक वेतन 11:4 के अनुपात में, यदि अधिकारी के मासिक वेतन में 7,000 रुपये और क्लर्क के मासिक वेतन में 3,000 रुपये की वृद्धि हो जाती है तो अनुपात 19:7 हो जाता है। अधिकारी का मासिक वेतन प्रारंभिक वेतन बताओ, अधिकारी का प्रारंभिक वेतन बताओ, ये हमारा सवाल है। बहुत सिंपल सवाल है। यहाँ पर एक समीकरण बनता है जिसे बोलते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। अगर आपको नहीं पता है कि एक चर वाला रैखिक समीकरण किसको कहते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, बात को सुनते जाओ, समझते जाओ, काम में लेते जाओ। ठीक है, चलिए। सर देखो, पहले वेतन का अनुपात क्या था, तो पहले आपका वेतन था, वहीं से कहानी शुरू होगी। जो प्रारंभ है, प्रारंभ से ही कहानी शुरू होगी। आपकी कहानी कहाँ से शुरू होगी? आपकी जो कहानी शुरू होगी वो प्रारंभ से ही शुरू होगी। कहाँ से शुरू होगी? प्रारंभ से। ठीक है, बिल्कुल सर। तो आप क्या करोगे, पहले प्रारंभ में वेतन क्या है उसका अनुपात लिखोगे। ठीक है सर, प्रारंभ में वेतन का जो अनुपात है वो अनुपात है हमारा 11:4। ये है, बिल्कुल सर, 11:4। ठीक है, बिल्कुल। अब मैंने एक बात समझाई थी, वापस समझा देता हूँ। आपके पास है 11,000 रुपये, आपके भाई के पास है 4,000 रुपये। तो मैंने कहा अनुपात बताओ, तो आपने कह दिया 11:4 कह दिया। 11,000 4,000 लिखा, सरल अनुपात निकाला, 11:4 आ गया। क्या इसका मतलब आपके पास 11 रुपये है या आपके भाई के पास 4 रुपये? नहीं सर। तो इसका मतलब अनुपात संबंध बताता है, अनुपात वास्तविक राशि नहीं बनाता है। तो हमें इसे वास्तविक राशि बताने के लिए हम इसे क्या मान लेंगे? इसे हम मान लेंगे 11p रुपये और इसे हम मान लेंगे 4p रुपये। क्या मान लेंगे? इसे तो 11p मान लेंगे और इसे हम 4p मान लेंगे। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। अनुपात माने बट्टा होता है, इसको बट्टा के रूप में लिख देंगे। ध्यान से देखो, ये अधिकारी का वेतन 11p, अधिकारी का प्रारंभिक वेतन कितना है? 11p। ठीक है सर। क्लर्क का वेतन कितना है सर? 4p। ठीक है। अब जो होता जा रहा है वो करते जाएंगे। कह रहा है अधिकारी के वेतन में 7,000 रुपये बढ़ा दो। तो सर 7,000 बढ़ा दिए, प्लस 7,000 कर दिए हमने। ठीक है, बिल्कुल सर। और क्लर्क के वेतन में 3,000 बढ़ा दो, इसके वेतन में हमने 3,000 बढ़ा दिए। ऐसा करने से नया अनुपात क्या आ जाएगा? अब ये इनका नया धन है, 11p पुराना धन था, अब इसको मिलते हैं 11p। 11p का जो भी मान होगा अब इसको मिलते हैं 11p प्लस 7,000 रुपये, इसको मिलते हैं 4p प्लस 3,000 रुपये। ये इनको अब रुपये मिलते हैं। ऐसा करने से इनके धन का नया अनुपात आ गया, और नया अनुपात क्या आ गया? 19:7। तो ये नया अनुपात है, इसको इसके सामने लिख दो। समझे? ये पुराना धन है, इसका पुराना धन है, ये इसका नया धन है, ये इसका नया धन है, तो ये इनके नए धन का अनुपात है। सवाल कह रहा है इनके नए धन का अनुपात 19:7 है, तो 19:7 को सामने रख दो। ये कार्य आपको इस सवाल में करना था, ये समीकरण बनाना सीखना था। एक बार सीखो, 2 बार सीखो, 5 बार सीखो, 10 बार सीखो, समीकरण बनाना सीखना ही पड़ेगा। ठीक है ना? माना कि प्रारंभ में 11:4 अनुपात होने के कारण इसके रुपए 11p रुपये थे प्रारंभ में, और इसके रुपए जो थे 4p रुपये थे। ठीक है, बिल्कुल। अब हमारा सवाल कह रहा है इसमें 7,000 बढ़ गए, तो हमने 11p में 7,000 बढ़ा दिए। ठीक है। और इसमें अगर 4,000 बढ़ गए तो हमने क्या किया, 3,000 बढ़ गए तो 4p में हमने क्या किया? 3,000 रुपये बढ़ा दिए। ये इनके नया धन है, ये इसका नया धन है, ये इसका नया धन है, तो ये नए धन का अनुपात हो गया। बट्टा में लिखना मतलब अनुपात में लिखना, तो हमने भी नए धन का अनुपात क्या लिख दिया? 19:7 लिख दिया। देखो एक बात बता दो आपको, आपके हेलो हाय गुड आफ्टरनून का हो सकता है मैं जवाब नहीं दे पाऊँ, उससे बुरा मत मानना। आप कोई भी डाउट हो तो पूछते रहना आप साथ साथ में, है ना? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। योगीराज जी, अक्ष द्विवेदी जी, प्रारंभ में आइए तो कुछ मज़ा आएगा आपको भी कहानी में। लेकिन यहाँ जो है सेकंड पार्ट शुरू हुआ है आज का, तो सेकंड पार्ट को ध्यान से पकड़ लीजिए, है ना? सेकंड पार्ट मतलब आज की कहानी का दूसरा हिस्सा ही है। पहली कहानी सिक्कों वाली थी, खत्म हो गई। दूसरी कहानी ये है, 7 को 11 से गुणा करो। अब देखो ये इधर तिरछा गुणा होगा, ये इधर आके इससे गुणा होगा, इधर आके इससे गुणा होगा। यहाँ 2 पद है, जब बीच में प्लस लिखा है तो एक पद ये है, दूसरा पद ये है, तो 7 इससे भी गुणा होगा, 7 इससे भी गुणा होगा। छोटे बच्चों वाली बात बता रहा हूँ। ठीक है सर। 11 7 77p कितना हो गया? 11 7 77p, बिल्कुल। प्लस 7 7 49, 7 7 49। ठीक है सर। अब 19 को इससे गुणा करोगे, 19 चौक 76p, 19 चौक 76p। प्लस ये उधर गया ना, 19 से गुणा हुआ, 19 दूना 38, 19 तिया 57, कितना हो गया? 19 दूना 38, 19 तिया 57,000। ठीक है, बिल्कुल।
अब बीज बीज एक तरफ, अंक अंक एक तरफ। बीज कौन कौन है? ये बीज है 77 पी और 76 पी बीज है, तो इनको एक तरफ लाओ। छोटे को इधर ले आओ, 76 पी इधर लाओगे तो घटेगा, 77 पी में से 76 पी आएगा तो पी का मान आ गया। कितना आया? 49,000 उधर आके माइनस होगा तो कितना होगा? 8,000 आ गया। 57,000 में से 49,000 घटोगे तो 8,000 आ गया। अब सवाल देखना, एग्जामिनर कई अच्छे बच्चों के है ना फ्यूचर बिगाड़ देता है यहाँ पे। मैंने जो कहा उस बात को ध्यान से सुनना। एग्जामिनर कुछ अच्छे बच्चों के फ्यूचर बिगाड़ देता है यहाँ पे। सर एक सवाल से फ्यूचर बिगड़ जाता है? जो बच्चे सिलेक्ट और अनसिलेक्ट होते हैं ना, जो लास्ट कटअप पे सिलेक्ट होता है और जो बच्चा पॉइंट से रह जाता है, उसको पता है कि ये सिलेक्ट और अनसिलेक्ट में फ्यूचर कैसे बिगड़ते हैं, है ना। तो कहानी को समझना ध्यान से। 2 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी तो आपको लगता है 2 नंबर क्या होते हैं, कुछ नहीं होते। हाँ, अगर अभी आप 100 में से 10-20 पे हो तो 2 नंबर आपके लिए कोई काम के भी नहीं है। वैसे भी आप अपने आप को थोड़ा सा ऊपर लाओ। देखो कहाँ एग्जामिनर गलत कराता है, ध्यान से देखना। एग्जामिनर आपसे अगर पूछे प्रारंभिक वेतन कितना है, सावधान रहिएगा लास्ट में सवाल पढ़ने में, तो आपका उत्तर क्या होगा। और एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि अंतिम वेतन क्या है, किसी का भी पूछ सकता है, अधिकारी या क्लर्क का। अब आपसे प्रारंभिक वेतन पूछा जाता है अगर अधिकारी का, तो आप अधिकारी का वेतन कितना है भाई? 11 पी है, तो पी का मान क्या है? 8,000, तो 11 8 88,000। 88,000 के आगे आपके सवाल का जवाब आ गया। लेकिन अगर आपसे अंतिम वेतन पूछता, लेकिन अगर आपसे अधिकारी का अंतिम वेतन पूछता तो आप सोचते अच्छा प्रारंभ में 88,000 थे, फिर 7,000 बढ़ाए आपने, तो 88 और 7 95,000। तो अगर अंतिम वेतन पूछता तो 95,000 होता, 95 के लिख दिया मैंने। आई बात समझ में। अगर आपसे क्लर्क का पूछा, ये तो आंसर आ गया आपके सवाल का। अगर आपसे क्लर्क का प्रारंभिक वेतन पूछा जाता, क्लर्क का प्रारंभिक वेतन क्या था? 4 पी, पी का मान आया 8,000, तो 4 पी 4 8 32, कितना आ गया? 32,000 रुपये। ये क्या था? इसका प्रारंभिक वेतन। अगर आपसे क्लर्क का अंतिम वेतन पूछा जाता तो अच्छा फिर क्या हुआ सर? 3,000 की वृद्धि हो गई, तो 32 में 3,000 की वृद्धि कर दो, कितना आ गया? 35 के। ये जो 4 सवाल मैंने लास्ट में लिखे हैं, ये जो मैंने 4 उत्तर लिखे हैं, सवाल तो एक ही लिखे हैं, ये जो मैंने 4 उत्तर लिखे हैं ना, तो एग्जाम दे के जाओ तो अपनी खोपड़ी में एक बात सेट करके जाना, अपने मस्तिष्क में एक बात सेट करके जाना कि एग्जाम में मुझे क्या पूछेगा, मैं ध्यान रखूंगा। यूँ नहीं कि मैं यहाँ तक की मेहनत करके मेरा सवाल गलत कर लूँगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हम आपको चेता रहे हैं कहाँ आप गलत कर सकते हो। तो या तो सवाल ये पूछेगा अधिकारी का प्रारंभिक वेतन बताओ, या कहेगा अधिकारी का अंतिम वेतन बताओ, या कहेगा क्लर्क का प्रारंभिक वेतन बताओ, या कहेगा क्लर्क का अंतिम वेतन बताओ। आई बात समझ में? ठीक है अक्ष द्विवेदी जी, बहुत अच्छे। चलिए अब हम अगले सवाल की बात करते हैं। अब देखो मैंने अनुपात समानुपात आपको कई दिन पढ़ाया है, कई दिन मैंने आपको अनुपात समानुपात पढ़ाया है, उसके आधार पर ये सवाल है। और आज हम बेसिक लेवल के हिसाब से जितना पढ़ना चाहिए वो हमारा पूरा हो जाएगा कि बेसिक लेवल के हिसाब से कितना पढ़ना चाहिए। अभी आगे अब बम भी गिरेंगे, आग थोड़ी देर बाद आगे जाके बम भी गिरेंगे, ठीक है, बच के रहना, ठीक है ना। पूजा कुमारी जी मैंने बताया वहाँ पे, ध्यान से सुनना है ना, समझना उस बात को। अभी ऐसा कैसा एक सवाल और है, और सवाल क्या है ध्यान से देखो, हम कैसे समीकरण बनाएंगे, या हम समीकरण बनाना सीख रहे हैं, सीधी सी बात है। तो अगर उसमें कोई डाउट है तो इससे सीख लो। ध्यान से देखो क्या करे, 2 संख्याओं का अनुपात 9:5 है, ठीक है। अरे भाई वेतन जो उसने कहा, पूजा जी कह रहे 5 नंबर का, सर 5 नंबर में बताओ, लोग क्या कहना चाह रहे हो। अंतिम वेतन कैसा है, अपने से ये पूछा तो ये उत्तर है, ठीक है ना। अंतिम वेतन मुझे बताओ, ये हमने अधिकारी का प्रारंभिक वेतन निकाला ना, पी का मान 8,000 आया, इसको 8,000 से गुणा करो, 88,000 इसका क्या आ गया? प्रारंभिक वेतन आ गया। इसको 8 से गुणा करो 8,000 से, तो ये क्या आ गया? 32,000 इसका वेतन आ गया। आया कि नहीं आया? आया। अब अंतिम वेतन बताना है तो देखो सवाल क्या कह रहा है, अधिकारी के में 7,000 वृद्धि हुई ना, तो 88,000 में 7,000 जोड़ दो, तो 88 और 7 95 हो गया। क्लर्क के वेतन में कितनी वृद्धि हुई? क्लर्क के वेतन में 3,000 हुई, अगर क्लर्क का प्रारंभिक है तो 3,000 जोड़ दो तो 35,000 आ गया। ये काम किया हमने, समझ गए होंगे आप, है ना। वो सवाल से पकड़ के लाए हम, अंतिम वेतन निकालने के लिए सवाल से पकड़ के लाए कि सवाल कितनी वृद्धि और कमी कह रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर सवाल यहाँ कहते था ना इसमें 3,000 की कमी हुई, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस लगा देते। इसने कहा वृद्धि हुई तो प्लस लगा दिया, ये कहता उसका वेतन इतना घट गया तो माइनस लगा देते। क्लियर? हाँ। अब सुनो मेरी बात को, 2 संख्याओं का अनुपात 9:5 है। यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है और छोटी संख्या में से 4 घटाया जाता है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की दुगुनी हो जाती है, तो वह बड़ी संख्या क्या है? ये हमारा सवाल है। ये शॉर्ट ट्रिक है, इससे शॉर्ट करने के लिए आपको क्रॉस मल्टीपल मेथड सीखना पड़ेगा, जो बेसिक लेवल वालों के कोई काम का नहीं है। अच्छा एक बात बता दूं, क्रॉस मल्टीपल मेथड में भी मेहनत इतनी ही करनी पड़ती है। जब आप क्रॉस मल्टीपल मेथड से इस सवाल को हल करते हो तो मेहनत वहाँ पर भी इतनी ही करनी पड़ती है, पहली बात।
दूसरी बात, तो क्रॉस मल्टीपल मेथड की बात तो यहाँ खत्म हो गई। ये क्रॉस मल्टीपल ही किया हमने, इसका शॉर्ट अगर सीखना चाहेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, तो हम वो काम नहीं कर रहे फिलहाल। बहुत ज़्यादा वो लिखना तो काम इतना ही करना पड़ेगा, बस लिखना कम पड़ेगा, बात तो वही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन कोई तैराक है, ये तैराक क्या होते हैं सर? अगर कोई तैराक है, ये तैराक क्या होते हैं सर? ध्यान से सुनो, कोई तैराक भी तो हो सकता है ना, मतलब कोई फाइटर भी तो हो सकता है ना, कोई ऐसा भी तो हो सकता है जो कहे मुझे तो मैथ्स आती है सर, मेरे लिए क्या है यहाँ पर, ये बताओ आप। मैं तो बहुत यूँ मैथ्स का अच्छा बंदा हूँ, मेरे लिए क्या है? तो आपके लिए बता देता हूँ, अगर आपको को मुझे मैथ्स आती है तो आपको दूसरा ज्ञान बता देता हूँ। हमें अधिकारी का प्रारंभिक वेतन पूछा है, बिल्कुल अधिकारी का प्रारंभिक वेतन है 11 का गुणज हो सकता है, जरूरी मतलब 11 का एग्जैक्ट गुणा हो जरूरी नहीं है, पॉइंटों में भी हो सकता था। धन जरूरी नहीं है कि 11 का गुणज ही होगा, कि यहाँ 11 लिखा है तो 11 ही आएगा, 11 को आप 0.5 करके भी कुछ आ सकता था। लेकिन हमने माना, हमने दिमाग लगाया कि देखो ये 11 है अधिकारी का वेतन और ये 88 दिख रहा है, यहाँ मामला सेट हो सकता है, तो हमने कहा चेक कर लेते हैं। देखो हमने मान लिया ये 11 है, यहाँ 11 कह रहा है, वास्तव में 88 है, इसको हमने उत्तर मान लिया। और इसको उत्तर मानने का कारण यही था कि ये 11 का गुणज था। ये क्या था? ये 11 का गुणज था, तो हमने मान लिया ये 11 कह रहा है, 11 जो है 88 के बराबर है, तो 11 8 है 88 है, मतलब कितना है? 8 गुना है, ठीक है, 8000 गुना है मतलब। तो 4 कितना होगा बताओ? देखो 11 8 है 88, तो 4 8 कितना हो गया? 32 हो गया, बिल्कुल सर। इसमें अगर 7 जोड़ूंगा तो 95 आएगा, बिल्कुल 95 आएगा। इसमें 3 जोड़ूंगा तो 35 आएगा, बिल्कुल 35 आएगा। इसका सरल अनुपात क्या होगा? 5 से काटूंगा, 5 से 7 बार कटेगा, और 5 से कितनी बार कटेगा? 5 से 19 बार कटेगा। 19:7 है क्या? हाँ, ये तो 19:7 ही हो रहा है। तो ये बच्चा क्या कर सकता है? ये ऑप्शन से भी निकाल सकता है। दिलकुश जी आपको आती है तो मैंने ऑप्शन बता दिया, इसमें ऑप्शन कैसे कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं इस सवाल। लेकिन जिसको नहीं आती है, कम आती है, प्रारंभिक तौर पे सीख रहा है और बेसिक लेवल के एग्जाम में जाके फाइट करना है, तो ज़्यादा घबराए नहीं। बाकी बच्चा ऑप्शन से करता तो ऐसे करता। मैंने बता दिया कि ऑप्शन की कहानी क्या है। ऑप्शन की कहानी ये है कि 11 और 4 लिखा है 11 जो है वो 88 के बराबर है, मतलब 88,000 के बराबर है। तो 4 होगा, 11 8 है 88, 8 चौक 32, ये 32,000 के बराबर होगा। जब इसमें 7,000 जुड़ेगा तो ये 95,000 के बराबर आएगा। मैंने 3 जीरो नहीं लगाए क्योंकि कट रहे हैं आपस में, और इसमें जब 3,000 जोड़ेगा तो 35,000 के बराबर आएगा। ऐसा करने से जो अनुपात आएगा वो 19:7 आएगा, ठीक है ना। और 19:7 सवाल भी कह रहा है, ऐसा हो जाता है, इसका मतलब ये उत्तर सही है। तो आप ऑप्शन से भी, जिसको गणित आती है वो ऑप्शन से भी इसको लगा सकता है, ठीक है। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा जो अभी बेसिक सीख रहा है तो बाद में लगा लेना ऑप्शन से, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे धीरे धीरे सीखेंगे तो हम भी लगा लेंगे। अभी तो हमें समझ में आ गया कि मेरा एग्जाम कल भी है तो मैं सवाल करके आ जाऊँ, बस कहानी खत्म। आगे का सवाल देखते हैं, पहले और ज्ञान लेंगे वहाँ पर। अगला सवाल कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात 9:5 है। यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है, ठीक है, और छोटी संख्या में 4 घटाया जाता है, ठीक है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से दुगुनी हो जाती है। पहली बात तो ये ध्यान से सुनो, पहला अनुपात क्या था? पहला अनुपात 9:5 था। जो प्रारंभ में अनुपात था कितना था? 9:5 था, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का। और अंत में जो अनुपात आ रहा है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से दुगुनी हो जाती है। कौन दुगुनी हो जाती है? ऐसी भाषा। बेसिक सर जी, बिल्कुल ये बेसिक ही तो है, बेसिक से ही पढ़ाया है। अनुपात समानुपात जो मैंने शुरू किया है वो बेसिक से ही शुरू किया है। अब आज चौथी क्लास होगी तो आप 3 क्लास आपको देखनी पड़ेगी, है ना, थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और नहीं तो कल एज कराऊंगा, तो एज नया चैप्टर है आप लोगों के लिए, है ना, तो आप वहाँ से पकड़ लीजिए। कोई आज ही आया है, ठीक है, तो कैसे मेरे को तो इसमें थोड़ी डाउट है, तो एज वाले में पकड़ लेना आप कहानी को। कल एज शुरू होगा, आयु वाले सवाल कराऊंगा कल आप उसको पकड़ लेना, वहाँ से आप कहानी सीख सकते हो, ठीक है। चलिए, 2 संख्याओं का अनुपात 9:5 है, ठीक है सर। का बड़ी संख्या छोटी संख्या से दुगुनी हो जाती है। ये जो भाषा है ना आपके, ये आयु वाले सवालों में वापस काम आएगी, इसलिए ध्यान से समझो। बड़ी संख्या छोटी संख्या से दुगुनी हो जाती है। लास्ट में कौन दुगुनी हो जाती है? सर बड़ी संख्या दुगुनी हो जाती है। सर क्या छोटी संख्या दुगुनी हो सकती है? हाँ, कभी छोटी संख्या भी दुगुनी हो सकती है। आपने बड़ी में से मान लो घटा दिया और छोटी में मान लो आपने जोड़ दिया, तो आगे जाके छोटी भी दुगुनी हो सकती है। तो धन की बात है, आयु की बात तो है नहीं। हाँ सर, फिलहाल कह रहा है सर बड़ी संख्या छोटी संख्या से दुगुनी हो जाती है, मतलब बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? दुगुनी। मतलब लास्ट में जब अनुपात लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा? इसको 2 लिखना पड़ेगा बड़ी संख्या, और छोटी संख्या क्या लिखना पड़ेगा? 1। ये आपका प्रारंभिक अनुपात है, ये अंतिम अनुपात है। अंतिम अनुपात पिछले सवाल में सीधा सीधा दिया था। आज जो अंतिम अनुपात दिया है, सवाल ने भाषा के रूप में दिया है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से दुगुनी हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखो सर, हमारे सवाल को शुरू करने का तरीका वही है, चाहे सवाल कुछ भी हो। इसको हम 9 मानेंगे, बिल्कुल। इसको हम 5 मानेंगे, बिल्कुल। तो लाओ,
इसको हमने लिखा सर 9p, बिल्कुल। इसको हमने लिखा 5p, बिल्कुल। अब क्या करेंगे सर, कह रहा है बड़ी में 8 जोड़ा, 8 जोड़ दो सर। छोटी में 4 घटाया, 4 घटा दो सर। ऐसा करने से अनुपात क्या आ गया, 2:1, क्योंकि यहाँ हमने समझ लिया सर अंतिम अनुपात 2:1 होगा, तो ये जोड़ और घटाने के बाद इनका अनुपात 2:1 हो गया। मैंने बेसिक भी बताया, इसका ट्रिक भी बताया। इसका बेसिक आपको पहले 3 दिन तो बेसिक ही कराया, सवाल आज लाया हूँ मैं। 3 दिन मैंने बेसिक पढ़ाया इसका, फिर आज सवाल लाया हूँ मैं, पहली बात तो ये। और मैंने ऑप्शन और ट्रिक साथ में बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ऑप्शन और ट्रिक भी मैं आपको साथ में बता रहा हूँ, तो आप बड़े अच्छे से इसको पकड़ो, है ना, ध्यान से देखना। तिरछा गुणा करो, 9p 1 से तो गुणा करके वही रहता है सर, चेंज नहीं आता। 2 से गुणा करना है, 10p माइनस 8, ठीक है। अब देखो सर, ये 9p छोटा है, 10p बड़ा है, 9p को उधर लेके चलो, 9p उधर गया, माइनस हो गया 10p से, तो p बच गया। ये 8 माइनस का इधर आया, प्लस हो गया, तो 16 आ गया। तो क्या मान आ गया, p का मान 16 आ गया। सवाल कह रहा है बड़ी संख्या बताओ। बड़ी संख्या को हमने क्या माना था, बड़ी संख्या को हमने 9p माना था, p का मान क्या आया, 16 आया। 9 × 16 कितना हो गया, 9 × 16 144 हो गया। तो 144 हमारे सवाल का क्या है, जवाब है। ये कहानी। एक और तरीका क्या था, उसको भी ध्यान से समझ लो। हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 9 का एग्जैक्ट गुणज हो, यहाँ नहीं है, ये सिक्के नहीं है भैया, ये सिक्के नहीं है कि 9 का गुणज ही उत्तर होगा और झट से इसको उत्तर लगा दूंगा तो हमेशा सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सिक्के नहीं है कि जो पॉइंटों में नहीं होते हैं, संख्या पॉइंटों में होती है, संख्याएं पॉइंटों में होती है। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि 9 का एग्जैक्ट गुणज ही उत्तर होगा। लेकिन आपने सोचा, ये जो बड़ी संख्या है, सोचा आपने ये 9 का गुणज है, बिल्कुल है। 9 का गुणज ये तो है नहीं, ये तो 9 का गुणज है नहीं। अब कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा 9 का गुणज कैसे होता है, कौन 9 का गुणज होता है, कौन 9 का गुणज नहीं होता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, बेसिक मैथ्स में बाध्यता के नियम पढ़ाए हैं, उनको तो बड़े तेज़ी से पढ़ के आ जाओ। जो कल की क्लास में चाहता है मुझे कुछ आए समझ में, तो बाध्यता के नियम पढ़ के आ जाओ, ठीक है। चलो, ये 9 का गुणज नजर आ रहा है, ठीक है सर, ये उत्तर हो सकता है, ये 9 का गुणज है नहीं। अब इसको चेक करेंगे, यूँ नहीं है कि इनमें से कोई उत्तर नहीं हो सकता था, मुझे लगता है इनमें से भी कोई उत्तर हो सकता था, क्योंकि आप संख्या की बात करते हो तो पॉइंटों की कैलकुलेशन बन के उत्तर आ जाते हैं कई बार। तो अपने चेक करना है पूरा, ठीक है सर। ये आपका जो 144 है ना सर, ये हमारा 9 मतलब ये 16 गुना है भाई। देखो ध्यान से, लो करते हैं। अब ये फाइटर्स के लिए है, ये हमारे बेसिक लर्नर्स के लिए है, ठीक है, और ये हमारे फाइटर्स के लिए है। 9:5 लिखा है सर। ये अगर 144 है तो इंटू 16 करने से आया, बिल्कुल सर। तो इसको भी इंटू 16 करो, तो ये 80 हो गई बिल्कुल। तो संख्या 144 और 80 हो गई, ठीक है। बड़ी संख्या में आप क्या करो सर, 8 जोड़ दो। बड़ी संख्या में 8 जोड़ दो सर, 8 जोड़ो। इसमें 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई, इसमें 8 जोड़ा हो गया 152। और छोटी संख्या में से आप क्या करो सर, 4 घटा दो। इसमें से 4 घटाया कितना हो गया, 76। अब इनका अनुपात क्या आ गया, 2:1 आ गया। सवाल भी यही कह रहा है कि इनका लास्ट में अनुपात 2:1 हो जाना चाहिए, तो ये आपका उत्तर सही है। तो ऐसे आप क्या कर सकते थे, ऐसे आप इस सवाल को ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे। लेकिन जिनको थोड़ी गणित आती है, जो मेरे से थोड़े पहले से पढ़ रहे हैं, या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मेरे से 2-2, 3-3 महीने से पढ़ रहे हैं, है ना। कुछ जागरूक बच्चे हैं जो काफ़ी पहले जुड़ गए थे, तो उनको तो बहुत धीरे धीरे एक एक चीज़ सिखाई है। कुछ अभी जुड़े हैं जिनका 90 दिन बाद एग्ज़ाम है, किसी का 30 दिन बाद एग्ज़ाम है। तो आपके लिए जो स्पीड फॉलो करनी चाहिए ना, जिससे आप लोगों के सिलेबस अच्छे से हो जाए, वो स्पीड चला रहा हूँ। तेज़ नहीं चला रहा हूँ, पर कंटिन्यूटी के बिना समझ में नहीं आएगी कहानी। ये एक बहुत ही सरल सवाल है, ठीक है ना। और अच्छी बात यह है कि पूछा भी जाता है। क्या है सर सवाल, क्या देखो, यदि x और y वास्तविक संख्याएं हैं, मतलब 0 नहीं है। x और y वास्तविक संख्याएं हैं और 0 नहीं है। अगर यदि वास्तविक संख्याएं और 0 नहीं है का क्या मतलब, वास्तविक संख्या जानते हो किसको कहते हैं, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। 0 भी वास्तविक संख्या है। क्या 0 वास्तविक संख्या है, हाँ सर 0 वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। 0 वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। आप चाहो तो मैं भी आपको पार्टी देके सबको 0,0,0,0 रसगुल्ले खिला सकता हूँ, है ना। तो आप चाहो तो घर बैठ के फील ले लो रसगुल्ले खाने का, ये हो गया 0 वास्तविक संख्या, ठीक है। फिलहाल तो ये उदाहरण दिया मैंने, बाकी होता है वो गणित का एक क्या कहते हैं ना वर्गीकरण है, जो मैंने कहीं ना कहीं डाला है, यूट्यूब पे भी डाला है, आपको समय मिले तो पढ़ लेना, ठीक है। चलिए फिलहाल उसको छोड़ो। सवाल बहुत सिंपल है। सवाल कह रहा है आपको मान ज्ञात करना है किसका, 7x + 4y। सवाल अच्छे से लिखा नहीं, मैं अच्छे से लिख देता हूँ। 7x + 4y बट्टा 4x + 2y। बट्टा में क्या लिखा है, 4x + 2y। इसका मान आपको ज्ञात करना है, सवाल ये कह रहा है आपसे, ठीक है। बिल्कुल सर,
इसका मान ज्ञात करना है। अपने को दे क्या रखा है सर, अपने को दे रखा है x अनुपात 2y बराबर जो है वो 3:2 है। जो जैसे चलना चाहता है वैसे चल लो। अनुपात माने बट्टा होता है, x बटा 2y लिख दो। लिख दिया सर। सामने लिखा है 3/2 लिख दिया। अब आप चाहो तो तिरछा गुणा करो, बाद में करो, जैसे सिखाया वैसे कैसे भी करना कर लो, लेकिन अपने को तो सिर्फ x बटा वाई निकालना है। क्या निकालना है अपने को? x बटा वाई निकालना है। ठीक है, बिल्कुल x बटा वाई निकालना है। 2 ऊपर जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ गया? देखो ये 2 इधर ऊपर जाएगा क्योंकि x बटा वाई रखना है। 2 ऊपर जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? 3। बट्टा में कुछ तो लिखना पड़ेगा। बट्टा में यहाँ वाई लिखा है तो बट्टा में 1 लिख दो। जब बट्टा में कुछ नहीं होता तो 1 लिख देते हैं। तो ये सरल सा काम आपने किया। कोई बच्चा अगर इस काम को ऐसा नहीं करता तो ऐसे कर लेता। x बटा 2y लिखा है और सामने 3/2 लिखा है। ये 2x हो गया और ये कितना हो गया? 6y हो गया। अब मैंने आपको यहाँ से एक कहानी सिखाई थी कि जब ये बराबर में लिखा और x और y का अनुपात लिखना है तो 6 को यहाँ लिखोगे, 2 को यहाँ लिखोगे, अनुपात क्या आ जाएगा? 3:1 आ जाएगा। x की जगह 3 लिख के और y की जगह 2 लिख के ऐसा सवाल हल हो जाता है। इस तरह का जो भी सवाल होता है वो, उसका कारण ये होता है कि इसमें यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ x है यहाँ y है, यहाँ x है और यहाँ y है, इस तरह का प्रारूप बनाया हुआ है इसका, जिससे ये सवाल हल हो जाएगा। बाकी तो इस सवाल को करने के कई तरीके हैं, कई मेथड है। यही सवाल यहीं से निकला हुआ एक मेथड ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आता है आगे, तो उतना गहरा नहीं जाऊंगा मैं कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या काम आता है इसमें से, वो अभी सिखाऊँ आपको। वो ट्रिग्नोमेट्री में सिखाऊँ, जिसके ट्रिग्नोमेट्री नहीं है उसको लोड नहीं है। आपके लिए तो सिंपल सी कहानी है, x की जगह 3 और y की जगह 1 रख दो, फ्री हो जाओ आप। तो x की जगह 1 रख दें सर, सॉरी x की जगह 3 और y की जगह 1 रख दो। x की जगह 3 रखोगे तो 7 या 21 और 4, 21 और 4 कितना हो गया? 25। तो ऊपर तो 25 आ गया। x की जगह 3 रखोगे, 4 या 12 और 2 12, 13 14, तो 25/14। अब अगर उत्तर नहीं आ रहा है तो कोई ना कोई मामला गड़बड़ हुआ है। 7x x बटा 2y बराबर 3/2, 2 से 2 कट गया, 3x की जगह 3 रखेंगे, 7 या 21, 21 और 4 25, ठीक है, और 4 या 12, 12 13 14, 25/14, 25/14 उत्तर है आपका, अगर सवाल यही है तो। ठीक है, लाइव शिवांत सिंह जी आपको एक है ना, जब आपने एडमिशन लिया उससे पहले एक वीडियो भेजा गया आपको। निभा कुमारी जी गुड आफ्टरनून। उस वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से देख लो, उसमें सब कुछ बताया है। लाइव कैसे देखनी है, रिकॉर्डेड कैसे देखनी है, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, मॉक टेस्ट कहाँ मिलेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, सब बताया उसमें। तो एक बार ध्यान से देख लेना उसे। ठीक है, फिलहाल इस सवाल का जो उत्तर आया, देखो ये 3 लिखना है, इसकी जगह 1 लिखना है। 7 या 21, 21 और 4 कितना हो गया? y की जगह 1 लिखा, 21 और 4 हो गया 25। 4 या 12, 12 और 4 या 12, ठीक है, 10, 5/2। अब मैं आपका सवाल है ना, उत्तर जो लाना चाहते हो ना, जो एग्जाम में जो उत्तर आया वो लाना चाहते हो तो क्या, ये तो बता दिया सबको, सिंपल तरीका हटा देता हूँ। लो, आपका उत्तर ये है। अगर आपका सवाल ये है तो ये आपका आंसर है, घबराने की जरूरत नहीं है, आपने मेहनत करी है जीवन में। और कट रहा है तो काट लो, 25 और 14 आपस में और नहीं कटता है सर। तो हमारे ऑप्शन वाला उत्तर हमारे से क्यों नहीं आया सर? तो देखो ध्यान से क्यों नहीं आया। अगर आप सवाल को थोड़ा चेंज करके लिख लो, यहाँ आप लिख लो 7x + 4y, ऑपरेटर मिस्टेक हो गई है, ठीक है, 4x - 2y, 4x - 2y, ये आपका ओरिजिनल सवाल है। अब करो आप इसे। ऊपर तो 25 आया था सर, पता है बिल्कुल। 4x 4 या 12, 2y 2 एकम 2, 12 में से 2 गया तो कितना आ गया? 12 में से 2 गया 10 आ गया। इसको काटोगे तो सरल अनुपात कितना आ जाएगा? 5/2। तो 5/2 आपका आंसर है। अगर आपका सवाल ये है तो, ये सवाल अगर ये है तो उत्तर आपका 5/2 है। तो देखो 5/2 ऑप्शन में है, इसका मतलब आप सोच लो सवाल में करेक्शन रहा है, यहाँ प्लस नहीं है माइनस है ना। लेकिन अगर यहाँ प्लस होता तो क्या होता? प्लस होता तो हम डरते थोड़ी, प्लस होता तो हमारा उत्तर ये आ जाता, ठीक है ना, और माइनस होता तो हमारा उत्तर ये आ जाता। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से नई कहानी शुरू हो गई है। जो बच्चे अभी अभी आए हैं ताज़ा, ठीक है, जो बहुत ही व्यस्त बच्चे, जीवन के संपूर्ण अच्छे कार्यों को अंजाम देने में लगे हुए बच्चे, करोड़ों रुपए के बिजनेस चला रहे बच्चे, इंस्टाग्राम को अपना कीमती समय देने वाले बच्चे, ठीक है, फेसबुक पे स्क्रॉल करके हमारा ऐड देख के हमारे पास एडमिशन लेने वाले बहुत ही अच्छे बच्चे, हमने एडमिशन लिया ना फिर, या इंस्टाग्राम पे हमारा ऐड देख के हमारे पास एडमिशन लेने वाले बहुत ही अच्छे बच्चे जो थोड़ा उसी इंस्टाग्राम के कारण लेट हो गए हैं, उनके लिए यहाँ से नई कहानी शुरू हो रही है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज की कहानी का पहला हिस्सा सिक्कों वाला था, दूसरा भी हमने निपटाया है, तीसरा अब हम शुरू कर रहे हैं, है ना। ये नए प्रकार के सवाल आए हैं, कुछ सवाल वापस पुराने भी आएंगे, कुछ आगे बम भी गिरेंगे। निभा जी रीजनिंग की क्लास मैथ्स के जस्ट बाद होती है, मैंने बताई भी थी।
रीजनिंग के जस्ट बाद मैथ्स की क्लास होती है, सॉरी मैथ्स के जस्ट बाद रीजनिंग की क्लास होती है। देखो किसी को समझ में नहीं आया ना तो घबराना नहीं है 1% ही, ठीक है ना। योग की मुद्रा में बैठ के दोनों आंखें बंद करके मोबाइल को सामने रख के पहले थोड़ा योग कर लो, फिर बेसिक पढ़ लेना फ्री होके, और फिर पूरा पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है, सिंपल सी बात है, लॉजिक बड़ा नहीं है, सिंपल छोटा सा लॉजिक है ना। लो आ जाओ फिर। दूसरे टीचर्स की क्लास में चैट में तुम लोग मज़े लेते हो, है ना, इसलिए मैं अभी ले रहा हूँ तुम्हारे। चलो अगले सवाल का टाइप कैसा है, देखो ध्यान से। 3 संख्याएं इस अनुपात में हैं, संख्याओं के वर्गों का योग ये है, तो संख्याओं में मध्य संख्या क्या है, मतलब बीच वाली संख्या क्या है। बीच वाली संख्या फिलहाल ये है, यूँ मत कहना सर देखो 2 सबसे छोटा है, 3 उससे बड़ा है, ये है मध्य। मतलब ये मत समझ लेना तुम, मध्य मतलब तुम्हारे कन्फ्यूज नहीं हो जाए कि सर 5 आता है, 5 के बाद 3 आता है, उसके बाद 2 आता है, मैं तो इसको बोलूँगा मध्य संख्या। यूँ नहीं बोला उसने कि आप है ना इसको उसमें लिखो, असेंडिंग ऑर्डर में लिखो और फिर बताओ मध्य संख्या क्या है, ऐसा नहीं बोला है। यहाँ फिलहाल मध्य संख्या ये नज़र आ रही है 2, ठीक है ना, ये ज्ञात करनी है अपने को, अभी ज्ञात करते हैं। देखो भाई आप संख्याओं को क्या क्या मानोगे, सर 3:2:5 के रूप में हमारे पास संख्याएं हैं, ठीक है, बिल्कुल है। तो हम पहली संख्या को 3 भी मानेंगे, सर ठीक है। दूसरी संख्या को 2 भी मानेंगे, ठीक है। ये लिखेंगे नहीं एग्जाम में, हम आप बिल्कुल आप ये नहीं लिखेंगे, आपको बिल्कुल परमिशन नहीं एग्जाम में ये लिखने की, ठीक है, बिल्कुल सर। तो क्या लिखना है एग्जाम में बताऊँगा अभी। तीसरी संख्या को आप 5 भी मानोगे, ठीक है। ये आपको दिया है संख्या के वर्गों का योग, किसका योग दिया है, संख्या के वर्गों का योग। तो अब आप संख्या के वर्ग लिखोगे, यहाँ पे संख्या के वर्ग करके लिख लो इनके। हाँ सर वर्ग करके लिखते हैं। 3p का वर्ग क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 और p का वर्ग होगा p का वर्ग, ऐसे लिखते हैं। 2p का वर्ग 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, p का वर्ग हो गया p। 5 का वर्ग 25 हो गया और p का वर्ग हो गया p। ये लो इनका योग कितना नजर आ रहा है सर, सिंपल सी बात है सर, 25 और 9 और 4 13, 25 3 28 10 38 ही हुआ भाई। 25 और 9 34 और 4 38, 38p स्क्वायर। इनका योग क्या नज़र आ रहा है हमारे को, 38p स्क्वायर इनका योग नज़र आ रहा है, ठीक है। सवाल कह रहा है इनका योग क्या है, 1862 है। तो सिंपल सी बात है, ये जो आपका 38p स्क्वायर है ये 1862 के बराबर है। अब यहाँ पर कहानी क्या है, 38 देख के मन में कुलबुल क्या करना चाहिए, 19 का पाड़ा, 19 दूना 38, ठीक है। 19 का पार्ट आता है वो थोड़ा पहले कर लेगा, 19 का नहीं आता वो बाद में कर लेगा, ऐसा कुछ बहुत बड़ा गेम नहीं है कि छूट जाएगा। 171 के बाद आपका 171 15, कुछ गड़बड़ तो नहीं, चेक करते लो, यहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं हुई। 9 5 13, 9 और 4 सॉरी 9 4 13, 25 और 3 28 10 38p स्क्वायर, ठीक है। तो p स्क्वायर का मान क्या होगा वो देख लेते हैं पहले। p स्क्वायर का मान ही हो गया, 38 को बट्टा में लगो, तो देखो 38 को बट्टा में लगो, पहले 2 से काट लेता हूँ। 2 से काटा कितनी बार कटा, 9 3 1 और ये कटा 19 बार, ठीक है बिल्कुल सर। 19 दूना 38, 19 5 95 होता है, 19 चौक 76 हो गया, 19 चौक 76 हो गया, 19 नम हो गया, ये लो 49 आ गया। p स्क्वायर 49 है, ये तो अपने जाना पहचाना है सर। अगर p का वर्ग 49 है, p ऐसी एक संख्या है जिसको 2 बार गुणा करें तो 49 आता है। तो 49 किसको 2 बार गुणा करने से आता है, 7 7 49, 7 और 7 को गुणा करने से। इसका मतलब p का मान कितना आ गया, p का मान 7 आ गया, ठीक है सर। अब हमसे पूछा क्या सवाल ने कहा मध्य वाली संख्या बताओ। देखो ये मध्य वाली संख्या ये रही हमारी मध्य वाली संख्या जो हमसे पूछी है। तो हमसे सवाल ने पूछा है 2p का मान, तो 2p का मान क्या होगा, 2 × p कितना है 7, 2 × 7 कितना है 14। तो 14 आपके सवाल का जवाब है। ये हर सवाल जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको वापस पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल किया जाए। 3 संख्याएं इस अनुपात में, उनके घनों का योग ये है, इस बार घनों का योग, तो आप घन करोगे, घन समझते हो ना, 2 का घन 8, 3 का घन 27। घन का मतलब ये होता है, घन का मतलब घात में 3 लिखते हो, जो नए तैराक है वो ध्यान से देख लो, घात में 3 लिखते हो मतलब 3 बार संख्या को गुणा करते हो, 2 × 2 × 2, उसको हम घन कहते हैं। और ये कितना आ गया, 8 आ गया, ये कहानी है, ठीक है। चलिए तो सर पहली संख्या को 2 माना, दूसरी को 3 माना और फिर 4 माना, ये लिखा नहीं, ठीक है। लिखा क्या, 2 का घन, पहले तो ये 2p होगी, ये 3p होगी और ये 4p होगी, इनका घन करो, ये हो गया 8p का घन, p का भी तो घन होगा बिल्कुल। 9 × 27, 27p का घन, ठीक है सर। 4 चौक 16, 16 चौक 64, ठीक है, 64p का घन, ठीक है सर। अब इनका योग कर लो सर पहले, तो आप कितना आ रहा है आपकी नज़र में, ठीक है भाई। ये हो गया 80, 92, 99, 99p क्यूब आ रहा है इसका योग,
एक बार वापस चेक कर लेना। 60 70 80, 80 और 15, 80 और 15 95, 4 99, 99 पी क्यूब, 99 पी क्यूब क्या आ गया, इनका योग आ गया। ठीक है बिल्कुल सर। 99 पी क्यूब किसके बराबर है, 99 पी क्यूब। अब देखो ये भी बेसिक लेवल के कांस्टेबल लेवल तक के एग्जाम में आया हुआ सवाल है। सेम टू सेम सवाल मैंने शिक्षक भर्ती में भी देखा था। ठीक है ना, तो मतलब आप समझ रहे हो, एक सवाल कहीं आता है ना तो वो चारों तरफ घूमने लग जाता है। फिर सिंपल सवाल है वैसे ये आपका 33,957 के बराबर है। ठीक है सर। अब देखो तो सिंपल सी बात है, पी का क्यूब जो है ना अपना वो 33,957/99 है। अब 99 का गेम क्या है, बट्टा में 99 लिखा है, 99 को तोड़ के 9 × 11 लिख दिया है, तो ये 9 से कटेगा और 11 से कटेगा। सवाल अगर आपको पॉइंटों में नहीं ले जाना चाहता तो पी क्यूब का मान ऐसा तो देगा ही नहीं, वो पॉइंटों में चले जाओ आप तो सिंपल ही देगा। तो 9 से काटो, फिर 9 से काटा सर पहले देखो, या 11 से काट लो, जो आपको पाड़ा सरल लगे उससे काट लो। 11 से काटा मैंने, 11 × 3 = 33, 11 × 3 कितना आ गया 33, फिर लगाया मैंने 0, 11 × 8 = 88, 11 × 7 = 77, ये आ गया। इसमें आप 9 का भाग दे लो। देखो पहले मैंने 11 से काट दिया, अब मैं 9 से भी काट रहा हूँ, है ना, तो 9 से भी काट दो, मैं 9 से काट दिया। 9 से काटूंगा तो कितना आएगा भैया, 2 दूनी 18, 9 × 27, 9 × 27, मुझे 343 नज़र आ रहा है। 9 × 27, 9 × 27, 3 बच गया 8, 9 चौक 36 और 9 × 27, 343। अब पी क्यूब का मान 343 है, तो आपको पता होना चाहिए कि 343 किसका क्यूब है। 343 किसका क्यूब है आपको पता होना चाहिए। 343 जो है आपका 7 का क्यूब है। इसको याद करके आइएगा, बेसिक में सिखाया है, और जो बेसिक में नहीं थे वो अभी याद कर लो, जीवन सरल बना लो अपना। 2 का कितना होता है भाई 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, है ना, ऐसे करके 12 का 1728, ऐसे करके याद करके आ जाना कल। ठीक है बिल्कुल। तो सर हमारे जो P है, P का मान आ गया 7, क्योंकि ये 7 का क्यूब है ना। P का मान क्या आ गया आपके पास 7 आ गया। अब क्या है, उसने क्या कहा, अच्छा तीनों संख्या याद करनी है, तो संख्या तो हमने ये मानी है 2P, 3P और 4P। लो भाई इसमें क्या है, ये तो सिंपल बात है सर। आपने संख्या मानी 2P, तो 2P वाली कौन होगी भाई, 2P होगी सर अपने। P का मान 7 आया, 7 दूनी 14, क्या होगी भाई 7 दूनी 14 होगी सर। ठीक है बिल्कुल, कहानी क्लियर है सर। फिर हमने मानी दूसरी संख्या क्या मानी 3P, तो P का मान तो 7 आया, 7 × 21 हो गई। फिर हमने क्या मानी 4P मानी, P का मान तो 7 आया, 7 × 4 = 28 हो गई। 14 21 28 इस बच्चे ने उत्तर दिया है, 14 21 28 उसका उत्तर सही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप परीक्षा में बैठे होते तो आप 2P का मान निकाल के उत्तर निकाल देते। कैसे, पहली संख्या क्या है आपकी 2P है, ठीक है, पहली संख्या क्या है 2P, और 2P का मान क्या आ गया 14 आ गया। ऑप्शन की तरफ नज़र दौड़ाओगे, यहाँ पूरे में 14 है ही नहीं, यहाँ पूरे में 14 है ही नहीं, यहाँ पूरे में 14 है ही नहीं, एक ही जगह 14 है, तो यही उत्तर सही है। बाकी को चेक क्यों करना, ये क्यों निकालना, पर ये ज़्यादा बड़े आंकड़े नहीं थे। लेकिन अगर होते तो ये दिमाग ज़रूर लगाते कि छोटा सा उत्तर जो है, सबसे छोटा उत्तर निकाल के चेक कर लो, वो मैच हो रहा है तो वही उत्तर है, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के हर पहलू पर नज़र रहनी चाहिए, एग्जाम में कहाँ समय बच सकता है उस पर ध्यान रहना चाहिए। तो विशेष काम नहीं किया, घन जो सीखे थे वो काम में लिए, बेसिक समीकरण बनाना सीखा, उसने योग का कहा तो हमने योग किया, ये ऐसा हमने योग निकाला, उसने जो योग दिया उसके सामने लिख दिया, P का मान निकाला, पिछले में वर्ग काम आए, इसमें घन काम आए, और सिंपल सा उत्तर निकाल दिया। तो ये दोनों एक ही टाइप के सवाल हो गए जो मैंने आपको करा दिए। ठीक है ना, चलिए अब आ जाती नई टाइप। हाँ, अब ये टाइप नहीं है, ये आपको मैंने बहुत सारे कराए थे, एक दिन सब ऐसे ही क्वेश्चन कराए थे मैंने दबा के। तो आप लोग उत्तर बताओ भी जल्दी से, मैं वेट करूंगा आपका 2 मिनट 3 मिनट, जब वो मेरे को वेट करना पड़ेगा वेट करूंगा मैं, है ना। समय देख लेते कितना हो गया, समय वैसे तो हो गया है, तो कोई नहीं, आज 10 ही कर लेते हैं, बाकी कल कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो अच्छे बच्चे हैं, बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनको सवाल बता देता हूँ, तो वो है ना वापस भी, मतलब आगे वाले भी चाहो तो करके आ जाना पहले ही। अगला ये है, ठीक है, अगला ये है हमारे पास, पहुँच करके आराम से देख लेना। अगला ये है, मैं भी कराऊंगा कल क्लास में। अगला ये है हमारे पास सोनू मोनू वाला। अगला ये है हमारे पास समानुपात वाला। ठीक है, तो प्राप्त परिणामी संख्याएं इसी क्रम में समानुपात हो जाती है, तो x का मान याद करो। ठीक है ना, इसका देखो, इसका टफ सवाल भी आता है एग्जाम में, ये जिसमें गणना करनी पड़ती है, समीकरण बनाने पड़ते हैं, इसमें बहुत सारा काम करना पड़ता है इस सवाल में। ये रियल में टफ सवाल आता है एग्जाम में,
मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आपसे ये पूछा जाए ना ये वाला सवाल, तब तो आपको करना चाहिए, और ये आपको सबसे लास्ट में करना चाहिए, ठीक है। लेकिन कई बार आंकड़े सरल होते हैं तो हो जाता है, कल करेंगे तो पता चल जाएगा आपको क्या करना है इसमें। ये ऑप्शन से हो जाएगा तो ये सरल होएगा। दोनों सवाल सेम है, एक जैसे है, ये और ये एक जैसा है। ये ऑप्शन से हो सकने वाला सवाल है और ये ऑप्शन से नहीं हो सकने वाला सवाल है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ यही सीख के कह देते हैं ओहो ओहो हमारे को आता है, हमारे को आता है, हम ऑप्शन से कर लेंगे सर, ये क्यों करा रहे हो, लंबा मेथड क्यों करा रहे हो। तो लंबा मेथड कई बार सवाल ऐसा आता है तो ऑप्शन से होता नहीं है, और ये बेसिक लेवल में आने लग गया सवाल, इतनी बड़ी गणना वाला सवाल। तो फिलहाल तो हम इस सवाल पे बात कर लेते हैं, है ना। क्या है सवाल, P और Q का अनुपात 4:5 है और P और S का अनुपात 4:7 है, ठीक है बिल्कुल। तो मुझे तो बस PQS का अनुपात लिखना है, PQS का अनुपात लिखूंगा तो मुझे SQ का अनुपात लिखना है। अगर मैं परीक्षा में बैठा होता तो मैं लिखता PQ और S का अनुपात एक साथ लिख देता हूँ, है ना, बिल्कुल सर। तो PQ और S का अनुपात लिखने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा, P के नीचे 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है, Q के नीचे 5 लिखना पड़ेगा और S के नीचे मुझे 7 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे पूछा S और Q का अनुपात, तो पहले यहाँ से S लिख लूँ और फिर यहाँ से Q लिख लूँ, तो 7:5। तो ये तो एक लाइन का ही सवाल है, एक लाइन का सवाल है। बहुत बच्चे भर भर के गलत भी करेंगे इस सवाल को। अब क्यों गलत करेंगे, ध्यान से देखना, कहानी क्या समझना ध्यान से। कुछ बच्चों से हो सकता है ये सवाल गलत हो जाए परीक्षा में, लेकिन उत्तर एक लाइन का ही है, देखो ध्यान से। अब उत्तर एक लाइन का ही है, ये सवाल इतना देखो दिया भी है, किसी ने उत्तर सी दिया भी है ना, ग्राहक मिल गया अपने को। पहले ये तो पता हो पहली लाइन कैसे लिखी, तो पहले पहली लाइन सीख लो ध्यान से कि मैंने पहली लाइन कैसे, ऐसे मन से थोड़ी लिख दी मैंने पहली लाइन मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दी, उसका कारण समझिएगा। अब कुछ बच्चे इस सवाल में क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे, वो लिख देंगे 4:4:5, है ना। कुछ के मन में कुलबुल हो रहा होगा कि सर ऐसा करके थोड़ा आनंद लें क्या, ऐसा, फिर इसको इससे गुणा करूँ मैं, इसको इससे गुणा करूँ, इसको आपस में गुणा करूँ। ये करोगे तो भैया गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्योर गलत हो जाएगा। ऐसा करोगे तो प्योर गलत हो जाएगा। सर क्यों गलत हो गया, गलत ही हो गया, ध्यान से देखना। कॉमन कौन है, कॉमन कौन है यहाँ पे, P है, तो या तो P को बीच में दिखाओ, ठीक है, तब जाके ये वाला मामला बनता है, ठीक है। या फिर आप क्या करो, देखो यहाँ ऐसा होता है ना, P अनुपात Q और Q अनुपात S, तो हम ये वाला काम में करते हैं। अगर ऐसे दिया होता ना कि P और Q का अनुपात दिया होता आपको और Q और S का अनुपात दिया होता, तब तो आप ये मेथड काम में लेते। एग्जामिनर ने कहा है आप टेंशन क्यों ले रहे हो, जयपाल सर ने आपको एक और मेथड बताया था, वो क्यों नहीं याद है आपको। सर वो क्या था, वो ये था, मैंने कहा कि जो कॉमन है, जो दोनों में है, जो दोनों में है उसको बराबर करना है, बस दोनों में है वो बराबर नजर आना चाहिए। बताया था मैंने इस सवाल में कि जो दोनों में है वो बराबर होना चाहिए, बस यही बात है, जो कॉमन है वो बराबर होना चाहिए। सर यहाँ P और P, पहली बात तो कॉमन P है, P यहाँ नजर आ रहा है 4, P यहाँ नजर आ रहा है 4, तो जो दोनों में है वो बराबर है, तो हमें तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें, हमें तो कुछ भी एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है इसमें, समझ गए आप, हमें कुछ भी एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलिए एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है, सर यहाँ बराबर नहीं लगा है, समानुपात का निशान लगा है, बराबर नहीं लगा है यहाँ पे, समानुपात का निशान लगा है, तो समानुपात के आधार पर इस सवाल को चेक किया जाए, ठीक है। चलिए सर चेक किया जाए, तो देखो ध्यान से, P अनुपात Q बराबर है किसके, वही समानुपात भी तो यही बताता है, इन दोनों में जो संबंध है वही इन दोनों में संबंध है, ठीक है सर, और इन दोनों में जो संबंध है वो इन दोनों में संबंध है, इसका मतलब इनका अनुपात बराबर होगा, तो हमें बराबर ही समझो आप। चाहे ये सवाल ऐसा होता है ना कि P अनुपात Q बराबर 4:5 होता और यहाँ पर P अनुपात S बराबर 4:7 होता, तो भी एक ही बात होती, दोनों सवाल सेम है। अगर सवाल ऐसे लिखा होता चाहे ऐसे लिखा होता सेम होता, क्योंकि अनुपात समानुपात में जब समानुपात की परिभाषा सीखी तो ये सीखा था ये दोनों इसके बराबर है। थोड़ा जल्दी बोल गया मैं, ठीक है। इसको बड़े ध्यान से समझना आप, आपको समझ में आ जाएगा, आप रिपीट देख लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं, आप 2 बार देखोगे नहीं समझ में आ जाएगा, भारी बात नहीं है। जो मैंने छोटी छोटी बातें बताई उनको ध्यान से देखना। जीतू यादव जी 90 सवाल में आप आराम से देखना अच्छे से, है ना, एक बार। हाँ भाई, तो आपका उत्तर क्या आ गया, देखो PQS जब 2 बराबर वाला है ना, समान है, दोनों में जो है, जो दोनों में है वो बराबर होना चाहिए, और वो बराबर है तो आपको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा लिखना है। आप लिख दिया PQS, लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। P क्या नजर आ रहा है 4, Q क्या नजर आ रहा है 5 और S क्या नजर आ रहा है 7। ऐसा आपने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये सरल वाला सवाल था, अगर सरल वाला नहीं होता तो इसको बराबर हम करते, लेकिन ये सरल वाला सवाल था।
आई समझ में बात? बिल्कुल आ गई सर। अब यहाँ पर Q और S का अनुपात पूछे तो 5:7 है, लेकिन हमसे S और Q का पूछा है। किसका पूछा है? S और Q का। तो S और Q का अनुपात क्या होगा? उल्टा कर लो, 7:5। तो ये आंसर है, ये आंसर नहीं है। सिंपल। तो एक सरल सवाल है, बस एक बात याद रखनी थी कि जब ऐसा लिखा हो तो ध्यान रखना कि कॉमन का है। या तो आप अनुपात को उल्टा करके कॉमन को बीच में ले आओ, या तो आप अनुपात को कर दो उल्टा। यहाँ लिख दो Q अनुपात P, क्या लिख दो? Q अनुपात P 5:4। और यहाँ हो गया P, देखो P यहाँ आ गया, P यहाँ आ गया, तो P बीच में आ गया। P बीच में मतलब यहाँ P नज़र आ रहा है, यहाँ P नज़र आ रहा है। या तो आप इसको उल्टा कर दो, और नहीं तो फिर आप सीधा दिमाग लगा लो कि जो कॉमन है, जो इसमें भी है और इसमें भी है, P इसमें भी है, P इसमें भी है, वो बराबर नज़र आना चाहिए। ऐसा मैंने पहले सिखाया था आपको, ऐसा पहले मैंने आपको बताया था। कोई भी चीज़ मैं तेज़ी से नहीं निकालता हूँ, लेकिन ये जो सवाल करा रहा हूँ ना लास्ट में, मैं आपको बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ ये चीज़, ठीक है ना। तो इससे लास्ट तक की कहानी ऐसी जानी थी। सबसे लास्ट वाला सवाल था वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। कल हम यहीं से कहानी को आगे बढ़ाएंगे, और इसी में आगे हो सकता है एज के क्वेश्चन भी जोड़ दूँ मैं, और नहीं तो फिर दूसरा काम ये बचता है अपने पास में कि इसके ही कुछ क्वेश्चन और निकाल के लाऊँ मैं, अनुपात समानुपात के। वो देख लेंगे, समय की उपलब्धता के आधार पर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अब किसी बच्चे को कुछ भी पूछना है मेरे से, ठीक है, तो पूछ लीजिए। आप चाहें तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि जयपाल सर आपका नाम क्या है, तो भी मैं बता दूंगा। समझ गए? आप चाहें तो ये भी पूछ सकते हैं कि जयपाल सर आपका नाम क्या है, तो भी मैं बता दूंगा आपको। तो आप चाहें तो मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आप ये भी पूछते हैं कि E2 अकेडमी का नाम क्या है, तो भी मैं आपको बताऊंगा। आप निश्चिंत रहो, घबराने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो पूछ लो, कुछ भी पूछना है तो आपको। बड़े मजे लेते हो चैट में, है ना। ध्यान रख लेना, चैट में मैं स्पष्ट तौर पे एक बात बता रहा हूँ, किसी बच्चे ने अगर अपने मोबाइल नंबर डाल दिए, या किसी बच्चे ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी ये वो कुछ भी डाल दिया, तो उसको सीधा ब्लॉक करेंगे। ध्यान रख लेना। 7 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, 7 का गुणज होंगे सब। 7 का गुणज पता है ना अपने को, 7, 14, 21 वगैरह। सर टाइम कम है, हरदेव जी चिंता मत करो, हमने लिए गारंटी, कितना भी कम हो टाइम, 12 घंटे पढ़ा लेंगे आपको। और क्या है, आप आ जाना रात को 10 से 12 ऐसा कुछ सेशन, या 10 से 2 ऐसा कुछ सेशन करके। रीजनिंग क्लास लाइव में नहीं दिखा रहा है। क्लास तो थी, अगर बाई चांस किसी कारण से कैंसिल हुई है तो मैं भी नीचे जाके पता करूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से है क्लास, आप निश्चिंत रहना। सर दूसरे क्लास चैट करते हैं तो हमें दिक्कत है। दूसरे क्लास में चैट करते हैं आपको दिक्कत है, तो सेल्फ चैट का ऑप्शन है, उसको समझो आप। देखो, जब भी आप चैट खोलते हो ना, उस चैट में एक ऑप्शन है सेल्फ चैट, तो आप सेल्फ चैट ले लो। आप उसमें सेल्फ चैट कर लोगे, सिर्फ आपके ही मैसेज दिखेंगे आपको, ठीक है। हाँ, अनुपात का सब टाइप कवर करा रहे हैं, निश्चिंत, बिल्कुल। मैंने पहले शीट बनाई है कि कौन कौन से टाइप है इसमें, और उसी के आधार पर सब टाइप कवर करवा रहा हूँ मैं आपको, है ना। सर मुझे एक क्वेश्चन नहीं आया, अजय दत्त जी वापस पूछ लीजिएगा, कल बता दीजिएगा कौन सा क्वेश्चन है, मैं कल उसी से शुरू कर दूँगा। आप अभी बता देना कि क्वेश्चन नंबर कौन सा, अभी बता दो भले आप, कल मैं उससे शुरू कर दूँगा वापस, उसको रिपीट करते हुए कल वापस शुरू कर देंगे। और बोलो, जल्दी से बोलो। और कोई बच्चा कुछ भी कहना चाहता है जल्दी से बोल दो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन आप लोगों के लिए उपयोगी रहा होगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जय हिंद।